आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो में। और आज 4 दिन की गिरावट के बाद आप बाजार में कुछ हरा निशान वापस आते हुए देख रहे हैं, बल्कि कुछ नहीं, काफ़ी। निफ्टी आपके सामने आज 17,070 तक नीचे गिरा और वहाँ से आप इस वक्त इस इंडेक्स को लगभग 220 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ आपके सामने पेश किया जाएगा बैंक निफ्टी। फिलहाल 250 अंक ऊपर है ये इंडेक्स 37,850 और आप यहां से जो लो देख रहे हैं वो है लगभग 37,160। लगभग 700 अंक यहां पर आपने एक अच्छी रिकवरी देखी है। आईटी इंडेक्स आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं। ये इंडेक्स 34,570 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन का लो 34,000। यहाँ पर भी एक अच्छी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग द्वारा आपको आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए, फरवरी के आखिरी FNO एक्सपायरी के हफ्ते में हम लोग फिलहाल स्क्रीन पर इस हरे निशान को देख रहे हैं 4 दिन लाल निशान देखने के बाद। हर्षदा जी। जी हाँ, लगातार गिरावट के बाद थोड़ी सी रौनक भी आती है तो उससे दिल काफी खुश होता है। और खास बात यह है कि स्क्रीन पर साफ वो दिखी है तेजी। 17,300 के ऊपर जो निफ्टी टिक पाने में कामयाब रहा है। बस इसके अंदर छोटे मझोले काउंटर्स का अगर साथ होता तो एक और भी कोहेसिव तेजी बनती दिखाई देती, वरना आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो हल्का सा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिड कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो ग्लोबल संकेत थे उनमें कुछ खास बदलाव है नहीं। बस उम्मीद यही है कि होपफुली इस हफ्ते मामला और बिगड़े नहीं, और उसी के मद्देनजर आज भारतीय बाजारों में एक पुलबैक देखने को मिला। खास बात यह है कि भारत एशियाई पेयर्स में आउट परफॉर्मर है। हांगकांग का बाजार, निक्के के बाजार, सब में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन भारतीय बाजारों ने एक अच्छी खासी पुल बैक दिखाया पिछले 4 दिनों की बिकवाली के बाद। दूसरी तरफ अगर आप बाकी ग्लोबल पिक्चर पर ध्यान दें तो जर्मनी के मार्केट में मजबूत शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही। फ्रांस के बाजार मजबूत खुले हैं और साथ ही साथ यूके के मार्केट में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। इस बीच याद रखिएगा कि आज अमेरिका से कुछ खास संकेत मिलेगा नहीं। अमेरिकी बाजार बंद है, लेकिन फ्यूचर्स में जो ट्रेड हो रहा है वो इशारा यही कर रहा है कि वहां पर तेजी का ही मोड कायम है। रशिया और यूक्रेन में लेटेस्ट यही है कि एक ट्राइपार्टाइट बैठक होने वाली है, जिसमें मैक्रोन, पुतिन और साथ ही साथ यूक्रेन के आला अधिकारी शामिल होंगे। वहां पर क्या निकल कर आता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर्स अमेरिका के और रशिया के बैठक करने वाले 24 तारीख को, और उम्मीद यही है कि अगर मामला वहां से थोड़ा सा बेहतर होता दिखाई देता है फिर जाकर बाइडेन और पुतिन की भी बैठक होती हुई दिखाई देगी। तो प्रेशर लगातार कायम है राष्ट्रपति पुतिन पर कि वो यूक्रेन पर पूरा हमला ना करे, लेकिन उसका डर कहीं ना कहीं है। हालांकि उस डर से आज हम थोड़े से उभरते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। जी, और हर्षदेव जी, जैसे आपने दिखाया US फ्यूचर्स फिलहाल स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आज अमरीकी बाजार वैसे तो छुट्टी पर है, लेकिन US फ्यूचर्स भी आपको हरे निशान में चहकते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ आप देखिए पॉजिटिव डेवलपमेंट बाजार में आप अगले 90 मिनट में यहाँ से देखेंगे। अच्छी रिकवरी इंट्राडे लोज से और आप एक बढ़िया मूव देख रहे हैं फिलहाल। डायरेक्टर साहब, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कंट्रीब्यूटरी प्लेट्स स्क्रीन पर ले आइए और फिर हमारा टेक्निकल पैनल जो है आपको मंच पर जुड़ता हुआ दिखेगा। चतुर्मोता साहब, मानस जी, राजेश सतपुते साहब, प्रकाश गाबा जी, नीलेश जैन साहब कुछ ही समय में फिलहाल स्क्रीन पर हैं। और अब आपके सामने इन्फोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक आपको कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे निफ्टी की इस 17 अंक के हरे निशान में। ध्यान दीजिए, इंट्राडे लो से आप लगभग 220 अंकों पर इस इंडेक्स को देख रहे हैं। परेशानी कहाँ है? TCS मामूली सी गिरावट, ITC, हिंडाल्को और सनफार्मा आपको मामूली से लाल निशान में दिख रहे हैं। और ध्यान दीजिए, TCS अगर आप बाय बैक में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आज शायद आखिरी दिन होगा फरवरी 23 की डेडलाइन मीट करने का। बिल्कुल यही मंजर आपके सामने निफ्टी बैंक पर भी आता हुआ दिखेगा। कंट्रीब्यूटरी प्लेट में आप देख रहे हैं जो 273 अंक की विजय है वो आपको आती हुई दिखेगी। ICICI बैंक खासकर आज खासी चहक यहाँ पर हरे निशान में। HDFC बैंक, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में भी आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। तो ये फिलहाल दोनों इंडिसेस का सूरत हाल है। अब पैनल से जुड़ते हैं। आशीष जी, मानस जायसवाल साहब, सतपुते जी, नीलेश जैन साहब तैयार हैं अपने बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड्स के और मार्केट व्यू के साथ। आशीष चतुर्मोता जी, बताइए क्या राय, क्या कीजिएगा? कोई बढ़िया कन्विक्शन ट्रेड?
गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। मेरे हिसाब से जो कन्विक्शन पिक है वो आईटी से होगा और आईटी में लीडर इन्फोसिस मुझे नजर आता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बेस वीकली चार्ट्स पर स्टॉक ने बनाया और ये करीब 5वां हफ्ता होगा जब स्टॉक अपने 1700 के जो सपोर्ट जोन है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और वहां से एक अच्छा रिवर्सल आता हुआ नजर आ रहा है। तो 1710 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस में खरीदारी करनी चाहिए। 1780 के लक्ष्य मुझे लगता है इन्फोसिस के अंदर देखने को मिलेंगे, और क्योंकि ऑप्शंस काफी एक्टिव है तो 1740 की कॉल ऑप्शन पे भी मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, जो इस समय करीब करीब चल रही है 13 रुपए के आसपास। तो यहां पर पे एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन करना चाहिए 1740 के स्ट्राइक प्राइस का। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 7 रुपए का, और ऊपर में 22 रुपए के लक्ष्य इस 1740 की कॉल ऑप्शन में भी देखने को नजर आ सकते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर में अभी नहीं है। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेफिनेटली इन्फोसिस में बनती हुई दिखाई दे रही है। 1740 का कॉल लेकर चले और वहां पर बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। आईटी में इनफैक्ट एक लीडरशिप देखने को मिली है दिग्गजों में, इन्फोसिस, टीसीएस पर भी आगे हम बात करेंगे। याद रखिएगा आज आखिरी दिन है अगर आप टीसीएस के बायबैक में हिस्सा लेना चाहते हैं। रिकॉर्ड डेट 23 तारीख को, लेकिन आज के आज आपको वो सौदा फाइनली लेना होगा तेजी की तरफ अगर आप वाकई में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन मानस जायसवाल, गुड आफ्टरनून, बताइए आप इस मार्केट को कैसे मैप कर रहे हैं और क्या ट्रेड लेना इस समय पसंद करेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, देखिए निफ्टी ने जो करीब 5-6 दिन पहले हमने रैली देखी थी 16,800 से लेकर 17,450 तक, उसको 50% तक करेक्ट किया और उसके आसपास सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक दिया है। तो अब केवल इंतजार करना है ब्रेकआउट का। अगर 17,400 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 400 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। अगर हम ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड की बात करते हैं तो बुलिश लगता है और ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्द हम 17,400 के ऊपर निकल जाए। तो जो कन्विक्शन ट्रेड है वो आईटी स्पेस से ही है और वो एम्फेसिस पे है। देखिए, एम्फेसिस को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 2850 के आसपास एक बॉटम फॉर्मेशन बनाया था। उसके बाद स्टॉक अपने 100-डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए हैं। तो मेरा समझना है कि एम्फेसिस में एक अच्छी खासी दौड़ देखने को मिल सकती है। तो आपको स्टॉप लॉस रखने हैं 2990 के। 2990 के स्टॉप लॉस से एम्फेसिस में खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ 3275 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। पर ही सबसे ज्यादा बुलिश व्यूज बनते दिखाई दे रहे हैं। एम्फेसिस एक ट्रेड जो आप स्क्रीन पर रखिएगा, तेजी की तरफ करीब करीब 2% के गेंस यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पिक है मानस जायसवाल का। गाबा साहब भी हमारे साथ है। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए इस घंटे और क्लोजिंग बेल की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी और क्या ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा। मुझे लगता है ध्यान ऊपर की तरफ होना चाहिए। डिप्स मिलती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलती है तो और भी अच्छा। और 3.5 तक अगर निफ्टी बैंक निफ्टी मौका मिलता है तो ले जाना चाहिए घर में कल के लिए। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त, उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है बहुत ही बढ़िया है। उसका नाम है HDFC बैंक। ब्रेकआउट की जरूरत है, इतना कह सकता हूं, लेकिन ब्रेकआउट मिल ही जाएगा। जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 1510 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अगर ब्रेकआउट आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, मिले तो आज ही मिल जाए। इसका जो टेक्निकल टारगेट है 1550 का है। बहुत ही कंसोलिडेशन हुआ है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए 1550 तक HDFC बैंक। 1550 की तैयारी आप कह रहे हैं HDFC बैंक करता हुआ दिखाई देगा और ऑफ कोर्स इस बैंक का वेटेज अच्छा खासा निफ्टी बैंक में और आज तेजी का बड़ा कैंडिडेट है ये। नीलेश जैन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून सैली सर। देखिए, ओवरऑल आज का जो लीडर मैं कहूंगा वो है आईटी सेक्टर, और मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर का अगर आप निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट भी देखें तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 34,600 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन क्लियर कट बनता हुआ नजर आ रहा है और एक गिरावट के बाद बन रहा है। उसका इंडिकेशन ये है कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही 35,000 का लेवल निफ्टी आईटी इंडेक्स पार करेगा, ऊपरी स्तरों पर 36,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। इसीलिए जो स्टॉक हमने चुना है वो आईटी पैक से है विप्रो। विप्रो में एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था 540 के आसपास। उसके बाद आज के सेशन में इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का एक रिवर्सल इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। 571 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 564 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 582 से 585 तक का टारगेट हम इसे 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। देखिए, आईटी का काउंटर आ चुका है इस फेहरिस्त में। विप्रो 582 से 585 के टारगेट के लिए एक मौका, तेजी की पोजीशन लेकर चले। नीलेश जैन ने कहा है विप्रो में खरीदारी।
आशीष चतुर्मोता ने कहा इन्फोसिस लेकर चले और मानस ने कहा एम्फसिस में तेजी का ट्रेड। तो 3 आईटी स्टॉक्स पर एक राय। एक बार निफ्टी का आईटी इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वहीं पर आज देखिए 2 ही इंडाइसेस है जहां पर सबसे ज्यादा तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है, या फिर मंदी की पोजीशंस कटी हैं और तेजी का ट्रेड हुआ है। एक है बैंक निफ्टी और दूसरा है मिड कैप निफ्टी आईटी इंडेक्स। और निफ्टी आईटी में अब हम देख रहे हैं 72 रुपए की बढ़त देखने को मिली है। आशीष, क्या यहाँ पर भी आप एक लॉन्ग जोड़ने के पक्ष में है? बिल्कुल, देखिए विप्रो की बात आप कर रहे हैं हर्षदा, राइट? इंडेक्स की बात कर रही हूँ, अगर वहां पर कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? इंडेक्स में अभी भी हर्षदा मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट एंड वॉच है, क्योंकि आप देखेंगे 60 मिनट चार्ट पे वापस 17,350 के बाद 17,250 निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है। तो इंट्राडे एक डिप देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से ब्रेकआउट का वेट कीजिए, और ब्रेकआउट 450 17,450 के पहले नजर नहीं आता, और तब तक की वोलेटिलिटी इतनी रहेगी कि मेरे हिसाब से बार बार हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, और हो सकता है कि वहां से ही बाजार रिवर्स करे। तो एक बार डिसाइसिवली 17,450 के ऊपर जाने दीजिए, तभी कोई कन्विक्शन के साथ लॉन्ग ट्रेड इंडेक्स में लिया जा सकता है। इसमें ट्रेड लेने से बचा जाए, 17,400 के ऊपर ही ज्यादा कन्विक्शन निफ्टी में देखने को मिलेगा। राजेश सातपुते से कॉल लेना रह गया। राजेश, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? अच्छा, तो देखिए मुझे लगता है कि मार्केट में आपको वैसे ट्रेड बहुत गिने चुने मिलेंगे। बाय द टाइम हम इस पे लॉन्ग करना शुरू करें, बाजार थोड़ा करेक्ट होना शुरू करता है, और ये बाजार की फितरत है। सुबह में एक प्रेशर आता है, दोपहर में एक प्रेशर आता है। बशर्ते जो मोमेंटम है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ वो आईटी में ही है, और आईटी में ही मेरा पिक रहेगा, और वो रहेगा विप्रो। विप्रो देखिए एक डिफेंसिव बेट है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा विप्रो को बाय करना है अबाउट 565। सो बाय ऑन डिप ये मेरी स्ट्रेटेजी है। 560 का मेरा स्टॉप लॉस है, और इसका स्लाइटली पोजिशनल टारगेट रहेगा मेरा करीबन 590 से लेके 600 का। तो मेरे हिसाब से विप्रो इज अ गुड बाय एट अबाउट 565। तो 565 के ऊपर विप्रो में एक तेजी का ट्रेड, और 2 जानकारों ने कह दिया कि विप्रो में तेजी बनेगी। स्टॉक आपके सामने 570 के आसपास इस समय खड़ा है। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपके लिए भापना शुरू करते हैं, जहां पर मोमेंटम है, जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। इनफैक्ट इस मिड कैप आईटी की तेजी में मानस, एक बार कोफोर्ज पर भी राय दीजिएगा। 4,406 के लेवल्स पर है ये स्टॉक, 2-2.25% का उछाल, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है। ओपन इंटरेस्ट में करीब 2-2.5% तक की वृद्धि है। क्या ये भी चलेगा काउंटर, या फिर ये एक वनडे वंडर होगा? देखिए ये एक चीज तो क्लियर दिखती है कि 42, 50, 42, 60 की रेंज में स्टॉक ने बॉटम बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन है, या तो हम कहें रिवर्सल का जो कंफर्मेशन है, वो 45, 50 के ऊपर ही आएगा। अगर 45, 50, 46 की रेंज ब्रेक होगी, तभी आपको कोई मीनिंगफुल बाउंड बैक देखने को मिलेगा। तो थोड़ा और इंतजार करना बेहतर रहेगा। 4600 के ऊपर खरीदारी करिएगा, क्योंकि उसके बाद तो आपको शायद 500 से 600 पॉइंट का तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए 4200 के स्टॉप लॉस के साथ। ये कुछ हाई टिकट साइज्ड आइटम्स जहां पर हाई बीटा मूव्स आप देखते हैं, हर्षदा जी डिस्कस करती हुई दिख रही हैं। लेकिन हर्षदा जी, सुबह से ही अगर एक काउंटर बढ़िया मूव में था, वो था फेडरल बैंक, बावजूद इसके कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पर गहरा लाल निशान सुबह देखा। फेड फीना उनकी जो सब्सिडरी है DRHP फाइल करते हुए सेबी के साथ, और 900 करोड़ रुपए आपको फेडरल बैंक वहां पर शेयर बेचते हुए दिखेगा। नीलेश जैन जी को जोड़ते हैं। नीलेश जी, क्या राय रखते हैं आप इस काउंटर पर? वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक्शन बिल्कुल बुल्स के फेवर में। बिल्कुल शैलेंद्र सर, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। गिरावट के विपरीत यहाँ पे हमें अक्सर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। आज का ओपन इंटरेस्ट अगर एडिशन देखें, लगभग मोर देन 8% का इजाफा हुआ है। साथ ही साथ प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं। जिस हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें। यहाँ पे 10% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 110 के टारगेट्स होने चाहिए करंट लेवल पे, और ऑन डिक्लाइन दोनों ही तरीके से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 95 के आसपास का एक रीसेंट स्विंग लो बना था, ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और बिल्कुल गिरावट पे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कहूंगा वन ऑफ द प्रीफर्ड बेट होनी चाहिए ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक में। इसके बाद अगर कोई स्टॉक हमें पसंद आता है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। फेडरल बैंक का ट्रिगर भी है तेजी का, और आप कह रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करना बनती है। 52 हफ्तों का हाई मुझे याद है करीब 107 के आसपास था, उसके ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं। 100 के आसपास काफी
ये फंसता है काउंटर, लेकिन अब की बारी ट्रिगर है, वो एक अच्छा संकेत है कि शायद और चांसेस बढ़ जाते हैं फिर कि ये 100 के बाद और भी बेहतर रिटर्न्स कमाते हुए दिखाई देगा। याद रखिएगा फेडरल बैंक की फेडफीना में 73% की हिस्सेदारी है, उस 73% में से ये कुछ हिस्सा बेचेंगे, बाकी शायद आगे ऑफलोड किया जाएगा, लेकिन उस ट्रिगर पर दरअसल स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये वो काउंटर जिसकी बात शैल कर रहे हैं और यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को भी मिला है। मोमेंटम ट्रेड्स की बात करें तो आज दोपहर से ही हमने देखा है कुछ कुछ काउंटर्स हैं जिनमें खरीदारी जोर पकड़ रही है। एक तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 10 डे के एवरेज का वॉल्यूम देखेंगे, उससे 2 गुना वॉल्यूम्स पर आज कारोबार हुआ है। इसमें 151 तक के लेवल्स इस समय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 160 तक का स्तर इसने छुआ था। गवा साहब याद होगा हमने 1 बजे इस पर चर्चा की थी, तब अगर किसी ने लिया है क्या करंट लेवल्स पर कैरी करना चाहिए या फिर आपको लग रहा है आज के आज यहाँ पर मुनाफा वसूली बनती है? मुनाफा वसूली बनती है, बिल्कुल ले लेना चाहिए पैसा, मार्केट रेड में चल रहा है, ले लो पैसा। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग लगे हाथ करते जाए, जो भी ट्रेड्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। एसआरएफ में थोड़ा थोड़ा करके एक्शन देखने को मिला था कार्यक्रम की शुरुआत में जब हम हेडलाइंस पढ़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो स्टॉक थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने वो हेडलाइन भी सुनी होगी कि वित्त मंत्री साहिबा ने साफ कहा है कि रियल एस्टेट को दरअसल आसानी से लोन्स मिले, इस पर आरबीआई से वो खास चर्चा करेंगी। उस खबर के आने के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज, कोल्टे पाटिल जैसे कुछ ट्रेड्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली। आशीष चतुर्मोता, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो आप काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, अब हाई से इन लेवल्स पर पहुंचा है, क्या हर डिप पर खरीदने वाला शेयर बना है ये? देखिए अर्षिता, बिल्कुल बहुत ही सिग्निफिकेंट एक करेक्शन स्टॉक में देखने को मिला और उसके बाद एक न्यूज फ्लो था जब इन्होंने एक अधिग्रहण की बात की, तब मार्केट ने थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक बेस स्टॉक कहीं ना कहीं बनाना शुरू कर दिया है। लास्ट 3 हफ्तों से आप देखेंगे तो एक छोटी रेंज स्टॉक ने बनाई है जहां 1500 के लेवल को अच्छा रिस्पेक्ट मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम 1600-1610 पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। मेरा मानना है कि किसी भी मोमेंटम ट्रेड के लिए इस स्टॉक को 1610 का क्रॉसओवर होना काफी जरूरी है। तो 1610 के ऊपर अगर से स्टॉक निकले तब इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, तब मेरा मानना है 1700 की ट्रेजेक्टरी तक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बट अभी क्योंकि बाजार एक साइडवेज ट्रेंड में, तो मेरा मानना है कि साइडवेज बना हुआ है ये स्टॉक भी, और 1610 के ऊपर ही इसके अंदर कोई अच्छा ब्रेकआउट देखने को नजर आएगा। आपके सामने फिलहाल क्रेमलिन की तरफ से रूस और अमेरिका और यूक्रेन का जो संकट है, कुछ नए अपडेट्स स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं, और इस हफ्ते रूस और अमेरिका के बीच में जो बैठक है वो संभव होती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से बृहस्पतिवार को ये बैठक आप समझिए होती हुई दिखेगी, और यहाँ पर यही अपडेट फिलहाल हमारे सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर फिलहाल ज़रा निफ्टी को स्क्रीन पर लेके आइए, 35 अंक नीचे हर्षदा जी, वॉलेटाइल ट्रेड आपके सामने फिलहाल होता हुआ। मैं जरा और अपडेट्स ढूंढता हूं, जी हाँ, तब तक आप जरा देखिए किस हिसाब से यहाँ पर मार्केट मूव होता हुआ दिख रहा है। 17,235 के लेवल्स आ चुके हैं, तो थोड़ी सी पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। आज इंट्राडे में करीब 400 अंकों का उछाल जो निफ्टी बैंक ने दिखाया था वो सिमटकर सिर्फ 100 पॉइंट हो रह गया है, और मुझे लगा इस खबर के आने के बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ टिकी रहनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रहा है। पोजीशंस फिर से लिक्विडेट होती हुई मेरे ख्याल में मार्केट के लोगों की नजरें एक तरफ इस पर है, दूसरी तरफ ऑफ कोर्स इस हफ्ते की एक्सपायरी पर भी है, जो मंथली एक्सपायरी होगी, और उससे पहले जहां जहां मौका मिल रहा है वहां पोजीशंस दरअसल हल्की होती हुई साफ दिखाई दे रही है। ये बैंक है, कोटक हो, इंडसइंड हो, जहां पर ऊपरी लेवल से आज थोड़ी सी मुनाफा बुक हुआ है। खासतौर से कोटक महिंद्रा बैंक अब सिर्फ 0.3% की बढ़त यहाँ पर रह गई है, आधे % का कूल ऑफ देखने को मिला है। इसी तरह आधे % का कूल ऑफ इंडसइंड बैंक में भी दिखाई दिया है। आईसीआईसीआई बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 1.5% लगभग 2% की बढ़त आती दिखाई दे रही थी, ये भी अब करीब करीब 1% ही ऊपर रह गया है। मानस, ये पोजीशंस जो अनवाइंड हुई हैं हल्की सी, कोटक और आईसीआईसीआई बैंक में वेटेज देंगे उस थोड़ी सी अनवाइंडिंग को? देखिए कोटक बैंक की जहां तक बात है, यहाँ पर एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, और जब तक 1800 के लेवल्स ब्रेक ना हो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। जहां तक बात आईसीआईसीआई बैंक की है, देखिए यहाँ पर अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज
को रिगेन किया था, लेकिन इंटरडे सेशन में फिर से थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा समझना यहाँ पर भी यही है कि अगर लॉन्ग पोजीशन आपके पास है तो आप बने रहिए 740 के स्टॉप लॉस के साथ। फिलहाल यहाँ पर ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं, जो 2-3 फ्लैशेस फिलहाल स्क्रीन पर हैं, एक बार उन्हें संबोधित कर देते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल निफ्टी वापस लाल निशान में आपकी तरफ आता हुआ। इस हफ्ते रूस और अमेरिका के बीच में बैठक संभव है और ये बैठक फॉरेन सेक्रेटरीज की आपको होती हुई दिख सकती है, जो कि थर्सडे के दिन तय है, जिस दिन हमारी मंथली एक्सपायरी भी है। दोनों देश के बीच में डिप्लोमेटिक बातचीत ज़्यादा ही है। किस हिसाब से आप यहाँ का जो समस्या है उसको बातचीत के द्वारा सॉल्व करते हुए दिखे? हर्षा जी, मुझे लगा था थर्सडे को वैसे पुतिन और बाइडेन की बैठक होने वाली थी, लेकिन यही बैठक मुझे लग रहा है और 2 दिन आगे बढ़ गई है, क्योंकि पहला जो सुबह में अपडेट था वो 24 तारीख को दरअसल फॉरेन सेक्रेटरीज की बैठक का अपडेट आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा टाइम टेबल बदला गया है। लेकिन इसी हफ्ते याद रखिएगा रूस और अमेरिका की बैठक होगी। याद रखिएगा ये भी कि अमेरिका बार बार रशिया को चेतावनी दे चुका है, आग्रह कर चुका है कि यूक्रेन पर हमला ना बोले, और शायद उसी को परसू करते हुए हमारे अमेरिकी राष्ट्रपति और ऑफ कोर्स फॉरेन सेक्रेटरी दिखाई देंगे। डाउ फ्यूचर्स इस बीच 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है। इनफैक्ट अगर इस समय 200 पॉइंट ऊपर है यानी कि कूल ऑफ देखने को मिला है, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में 280 पॉइंट था, फिर 262 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी और अब यहाँ पर सिर्फ 200 अंकों तक की ही बढ़त देखने को मिली है। तो जो तेजी बनी थी डाउ फ्यूचर्स में वो दरअसल अनवाइंड होती हुई साफ दिखाई दे रही है। अच्छा है वहाँ के मार्केट्स आज बंद है, वरना वहाँ पर और गड़बड़ होता तो हमारे पर सरदर्द बढ़ता हुआ दिखाई देता। चलिए इस बीच कुछ और ट्रेड्स निकालने की कोशिश करते हैं। फिर से ये मार्केट वही हो गया है, झूल रहा है एक सीमित दायरे में, लेकिन पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर कोल इंडिया आज 3.5% नीचे 161 के लेवल्स देखने को मिले हैं। मानस, आपको याद होगा जब कोल इंडिया पर वो रिपोर्ट आई थी कि इनके ई ऑक्शंस तेजी से बढ़ रहे हैं, ओवरऑल डिमांड काफी मजबूत है, भर भर की तेजी के कॉल्स आए थे। ये फिर अटका है दरअसल 160-62 के लेवल्स पर। जिन लोगों ने ट्रेड लिया है उनके लिए सलाह क्या होगी अब? देखिए, अगर फ्राइडे के सेशन में ट्रेड लिया है उस पैटर्न को देख के, तो एक्चुअली तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहेगा कि अगर आपने फ्राइडे के सेशन में एक ट्रेडिंग कॉल लिया है तो आपको अब कोई भी छोटा सा बाउंस बैक मिले 160 to 63 की रेंज में, तो वहां पर निकलने की कोशिश होनी चाहिए। और अब फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब 168 के लेवल्स ब्रेक होंगे। 170 का हाई इसने छुआ, 168 अगर आपको फिर से दिखाई दे स्क्रीन पर तब आप नई खरीदारी की तरफ उतरेंगे, वरना दूर रहें इस ट्रेड से। अच्छा, वायदे बाजार पर आइएगा और यहाँ पर 1-2 ट्रेड्स आपके लिए लेकर आते हैं। टॉप ट्रेड्स की तो हमने बात की जिसमें फेडरल बैंक, कोफोर जैसे स्टॉक्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक और ट्रेड है जो दरअसल थोड़ा बहुत एक्शन में आ रहा है, वो है JSPL। सातपुते साहब, जिंदल स्टील एंड पावर 417-418 के बीच ट्रेड करता हुआ 2% ऊपर OI है इसका। मैं देख रही हूँ रोल ओवर की पोजीशंस अभी करीब इतनी पिकअप नहीं हुई हैं अगली सीरीज में, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम एक्शन भी। हर्षद जी, देखिए अगर आप ओवरऑल मेटल सेक्टर देखें तो उसमें JSPL की चाल थोड़ी अलग ही है, अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन किए हुए। अगर आप प्योरली टेक्निकली देखें तो 410 एंड 400 ये इसका एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। तो जब ये डिप देता है तो इस सपोर्ट पे ये रेस्ट करता है और इसी के ऊपर ये क्लोज देने की कोशिश करता है। तो ओवरऑल माय पॉइंट है स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप इसमें बने रहे, आपको फ्रेश पोजीशन करनी है और प्योरली मोमेंटम ही प्ले करना है। तो आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 410 और हायर साइड पे देखिए जैसे ही 425 का एक हर्डल है, एक सप्लाई पॉइंट है, जैसे 425 का लेवल निकलेगा उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा तो वो सीधा 440 का होगा। सो JSPL इज अ बाय ऑन डिप। 410 एक मोमेंटम के लिए मैंने स्टॉप लॉस दिया है। ये राय आपको मेटल क्षेत्र से आती हुई दिख रही है JSPL पर। हर्षा जी, हम हर तरीके का बाय कॉल ट्रैक कर रहे हैं। IT में चर्चा हुई इन्फोसिस, एम्फोसिस और कोफोर्ज पर। एक व्यू TCS पर जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम कुछ श्योर शॉट रिटर्न आता हुआ दिखता है। 4500 रुपये प्रति शेयर का बायबैक आपको, उसके लिए 23 फरवरी जो है वो रिकॉर्ड डेट है और सिर्फ आज ही मौका अगर आपको खरीदनी है ताकि आपकी डीमैट में आए। आशीष चतुर्मोता जी को जोड़ते हैं। आशीष जी, क्या इससे भी कम लेवल आपको बचे हुए समझिए 1 घंटे में आता हुआ दिखता है TCS में? क्या राय चार्ट्स पर?
मेरे हिसाब से तो शैल जी आज का जो लो है वही इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और मेरा मानना है कि 3705 जो आज स्पॉट लेवल पर लो बना है उसी को स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशन यहाँ बनानी चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी बेस बिल्डिंग इसमें बनी है और ये एक हम जानते हैं कि इवेंट ड्रिवन जो डिप है वो देखने को मिली है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर अच्छी रिकवरी आएगी और स्टॉक इवेंचुअली 3850 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आएगा, तो बिल्कुल खरीदारी की राय बनती है। इन्फोसिस, टीसीएस, ये दोनों स्टॉक हमें लगता है जो दिग्गज आईटी कंपनीज है उसमें बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ आने वाले दिनों में दिखाते हुए नजर आएंगे। तो आईटी में इन्फी, टीसीएस जैसे ट्रेड्स पर आप फोकस करें। आगे इस पर सुमित आएंगे, थोड़ी देर में डिटेल देंगे कि आज कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं बायबैक का पूरा फायदा उठाने के लिए। लेकिन वैसे आप देखिए शेल है नहीं कुछ मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जहां पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी तेज़ी देखने को मिली। जो स्टॉक सुबह या दोपहर में चले वहां पर देखिए धीरे धीरे करके पोजीशंस अब अनवाइंड होना शुरू हो गई हैं। फेडरल बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है जिसकी हमने चर्चा कर ली। अच्छा, इन्फो एज, आशीष चतुर्मोता इन्फो एज पर राय दीजिए क्योंकि इन्फो एज भी अपने लाइफ हाई से काफी करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। अब देखिए 4400 के लेवल्स पर ये काउंटर आता हुआ। इस पर इस समय आपने क्या रणनीति बनाई है बताइए। ये अपने लाइफ 52 वीक हाई से तो करीब 40% करेक्ट हो चुका है, क्या अट्रैक्टिव है काउंटर करंट लेवल्स पर? बिल्कुल हर्षदा, देखिए पूरी जो ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला नैस्डैक की सेलिंग के बाद उसमें मेरे ख्याल से इन्फो एज में भी काफी अच्छी एक सेलिंग हमें देखने को मिली और अच्छा खासा करेक्शन इस स्टॉक में आया है। बेस बनाने में इसमें समय जरूर लगेगा पर मेरा ऐसा मानना है कि 4200-300 की जो अभी लोज बने थे कुछ दिन पहले वो बहुत ही अच्छे सपोर्ट के तौर पर स्टॉक में काम करेंगे। बट ये भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह की फॉल स्टॉक में आई है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो कंसोलिडेशन का पीरियड है वो भी काफी लंबा हो सकता है। तो हो सकता है कि यहां से आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जरूर है बट एक साथ इसको बाय नहीं कीजिए, इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कीजिए क्योंकि बेस बनने में और उसके बाद इसको बढ़ने में समय लगेगा। तो यहां से आप पोजीशन को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं बट किसी बड़े अपनी के लिए मुझे लगता है अभी इसके अंदर कम से कम 2 से 3 महीने का समय मुझे देखने को नजर आता है। एक स्टॉक में जरूर ऐड करूंगा हर्षदा जो मुझे काफी पसंद आ रहा है, टेक्सटाइल स्पेस में मेरा मानना है केपीआर मिल्स पर ध्यान देना चाहिए। यहां पर बहुत ही अच्छी बेस बिल्डिंग होती हुई नजर आ रही है और कैश में मैं समझता हूं पोजिशनली इसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। 620 के स्टॉप लॉस के साथ केपीआर मिल में खरीदारी करनी चाहिए। 750 के लक्ष्य आने वाले 3 से 4 हफ्तों में मैं समझता हूं केपीआर मिल्स के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 750 आप कह रहे हैं केपीआर मिल उठाकर देगा आपको। 649 650 इनफैक्ट डे हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मुझे आधे एक तरफा तेजी दिखाने वाला ट्रेड रहा है। थोड़ा बहुत लंबी अवधि का चार्ट लेकर आएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगा और इसमें 2022 से धीरे धीरे करके लोगों ने पोजीशंस जोड़ना शुरू की और उसके बाद 2021 में एक बहुत तगड़े रिटर्न्स देने वाला ये काउंटर बना। थोड़ा सा लंबा, ये 1 महीने के चार्ट में कुछ नहीं दिखाई देगा, 1 महीने में तो मार्केट ही पूरा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है। 1 साल और उससे लंबा आप देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला। ये फरवरी 2022 में आकर इस पर गिरावट आती हुई दिखाई दी है लेकिन एक तरफा उसके पहले वो तेजी देखने को मिली है। ये स्प्लिट के बाद मेरे ख्याल में वो चार्ट नजर आ रहा है लेकिन अब जी हाँ 6750 का लेकिन अब नया टारगेट आता हुआ और ये एक लॉन्गर टर्म पीरियड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक माना गया और इसमें कई दिग्गजों ने भी पोजीशन ले रखी है। तो वो स्टॉक एक बार फिर आशीष चतुर्मोता आपके लिए स्पॉट कर रहे हैं। चलिए इस बीच दलजीत सिंह कोहली को जोड़ लेते हैं, फंडामेंटली इस मार्केट पर उनकी राय लेते हैं क्योंकि टेक्निकली देखिए ट्रेड्स जो है वो बहुत ही सीमित दिखने लगे हैं। कोहली साहब गुड आफ्टरनून, बताइए ये जो मार्केट में आजकल यूक्रेन और रशिया का बुखार चढ़ा हुआ है इसके लिए क्या मंगाया जाए, डोलो दे, पैरासिटामोल दे, क्योंकि हर रोज घूम फिर के सरदर्द भारतीय ट्रेडर्स का बढ़ने लगता है। एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड और इस तरह का अगर ग्लोबल इवेंट्स का ओवरहैंग हो तो स्ट्रैटेजी बेस्ट क्या बनेगी? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। देखिए ऐसे टाइम में जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो है स्टे लाइट, स्टे विद द लीडर। तो 2 चीजें आपको ध्यान, और ये मौके हैं आपके इन्वेस्टमेंट के। आज से 1-1.5 महीने पहले जब 18,300 की बातें चल रही, निफ्टी हो रहा था, तब सब लोग बोलते थे हम क्या खरीदे और हमको ये कहना पड़ता था कि अभी सब कुछ बहुत महंगा है, अभी आपको रुकना पड़ेगा। तो कोई रुकने को तैयार नहीं था। अब आपको सब चीज काफी नीचे मिल रही है और अब कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा ये मार्केट की
इस तरीके की डाइकोटमी हमेशा रही है कि जब आपको मौके मिलते हैं तब लोग लेते नहीं है। एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस ये है कि जब भी इस तरीके के कोई नेगेटिव इवेंट्स, बड़े नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, तो दे टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन लेटर ईयर्स, राइट। और खासकर अगर कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो तो वो तो एक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाता है, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न्स उसके बाद मिलते हैं। हम ये नहीं मान रहे हैं कि अभी ये कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होगा। हमारा मानना ये है कि ये एक साइड शो है जहां पर वन अपमैनशिप चल रही है। दोनों बड़ी पावर्स आपस में काफी समय बाद एक दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मसल पुल अप हो रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो शायद थोड़ा रहेगा, बट मार्केट के ऊपर अभी जो बड़ा इम्पैक्ट है वो यूएस फेड का है। तो जो वो मिड ऑफ मार्च, 15-16 मार्च को जब उनकी मीटिंग होगी, उसमें हमको काफी क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके की वो लैंग्वेज यूज करेंगे, किस तरीके के रेट इंक्रीजेस की बात करेंगे, क्या 25 से ही शुरू करेंगे, क्या 50 बेसिस पॉइंट से शुरू करेंगे। कुछ बहुत सारे वहां पर ओवर एग्रेसिव फेड गवर्नर्स हैं जो बोल रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट भी करना चाहिए। तो इस तरीके की कोई बात होगी तो वो मार्केट के लिए काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रखेगी। ये इश्यूज तो आई थिंक थोड़े दिनों में सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। हमें लगता है कि अभी फिलहाल जो है वो ट्रेडर्स अगर अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के कर सकते हैं तो करें। इन्वेस्टर्स को अभी थोड़ा थोड़ा ही लेबल करना चाहिए, और अगर हो सके तो साइडलाइंस में रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको कोई ज्यादा मिस आउट नहीं होगा। जी कोहली साहब, आपने कहा इन टाइम्स ऑफ डाउट स्टे विद द लीडर। एक या दो नाम आप शेयर करना चाहते हैं लार्ज कैप्स या मिड कैप्स में, जहां पर आप अपने निवेशकों को खरीदारी की सलाह दे रहे हो एसआईपी के जरिए? जी, तो हम लोग एक्चुअली पोर्टफोलियो अप्रोच रखते हैं। हमने ये जो एडवाइजरी सर्विस है इसमें भी पोर्टफोलियो अप्रोच रखा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय वन स्टॉक, हम एक पूरे पोर्टफोलियो को लेकर चलना चाहते हैं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज है। जो मेजर स्ट्रेटजी है उसमें बेसिकली लीडरशिप ही है। सो अगर हम बात करेंगे, जैसे हम थीम्स, हमने आपसे पिछली बार बात किया था, कैलेंडर ईयर 22 के लिए कुछ थीम्स हमने डिसाइड किए हैं। तो जैसा एक थीम है हाइड्रोजन या ऑल्टरनेट फ्यूल्स का, क्लीन एनर्जी का, टेक्सटाइल एक थीम है, रियल एस्टेट एक थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है। तो हर एक थीम में हमने कुछ बड़े बड़े लीडर्स को चूज किया हुआ है। तो जैसे अगर आप नाम की बात कर रहे हैं तो एल&टी एक बड़ा नाम है। अगर हम टेक्सटाइल्स में बात कर रहे हैं तो वर्धमान टेक्सटाइल और केपीआर मिल्स दोनों हैं हमारे पास। इस तरीके से अगर हम बैंक्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है। हालांकि एचडीएफसी बैंक पिछले एक साल से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, तो लेकिन कम से कम आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में रखकर नींद नहीं उड़ेगी। तो इस टाइप के स्टॉक्स को आप, और इस समय वो और अगर नीचे मिलते हैं 5-7% नीचे, तो एक एडेड एडवांटेज आपके पास मिल जाएगा। रिलायंस हमारे पोर्टफोलियो में है। तो लगभग सभी बड़े आईटी में जाएंगे तो इन्फोसिस है हमारे पास, विप्रो है हमारे पास। तो लगभग लीडर ज्यादातर किसी न किसी पोर्टफोलियो में है। ये आपके सामने पोजिशनल बायस पर जिक्र करते हुए दिख रहे हैं कोहली साहब। इनका एक स्टैक बनाया जाएगा और फिर समझिए कि आप एसआईपी के ज़रिए, अगर ये शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं हैं या हैं भी और आप ऐड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही मौका उनके हिसाब से कि कुछ शेयर्स ज़रूर ख़रीदें। जो नाम मैं लिख पाया वो लार्सन एंड टूब्रो, वर्धमान टेक्सटाइल्स, केपीआर मिल्स का जिक्र कुछ समय पहले हर्षिता जी भी कर रही थी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल स्क्रीन पर एक स्टैक के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो कि एक पोजिशनल बाय हैं। आप धीरे धीरे करके इन्हें 1 या 2 शेयर, 2 या 3 शेयर खरीद सकते हैं, जो भी आपकी यहाँ पर इच्छा और श्रद्धा हो। अब ऐसा करते हैं कोहली साहब, आपके सामने ज़रा पेश करते हैं टीसीएस का बायबैक। ये एक बहुचर्चित स्टॉक है और यहाँ पर बायबैक में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे रिटेल निवेशकों ने बहुत सारा पैसा कमाया, और जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया उन्होंने उससे ज़्यादा कमाया। लेकिन क्या डिटेल्स हैं और किस तरीके का ये बायबैक आपको शुरू होता हुआ दिखेगा, ये बताएंगे सुमित जी। शुक्रिया शैल सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा ही कमाया। 2100 रुपये के आसपास 2018 वाला जो बायबैक था वो प्राइस था,
उसके बाद करीब करीब 3000 का बायबैक प्राइस और आज 4500 रुपए का बायबैक प्राइस, जो कि इनका सबसे बड़ा बायबैक है। 18,000 करोड़ रुपए का ये बायबैक लेकर कंपनी आ रही है। तो कंपनी के बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए आज आखिरी दिन है, क्योंकि 23 तारीख रिकॉर्ड डेट है। अगर आज आप शेयर खरीदेंगे तो आप इस रिकॉर्ड डेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो आज आखिरी दिन है अगर आप इस बायबैक का पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक है, ये कंपनी का चौथा बायबैक है। पिछले 3 बायबैक में कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कि 100% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटेल की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं आया है। लेकिन इस बारी अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन आता भी है तो रफली ये मान के चल रहे ब्रोकर्स की शायद 40 से 50% के आसपास का एक एक्सेप्टेंस रेशियो बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। 15% हिस्सा एलिजिबल होता है रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए, और 2 लाख रुपए तक के जो शेयर्स लेते हैं उनको रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पे काउंट किया जाता है। तो अगर इसी गणित के हिसाब से मान के चले तो आज अगर कोई भी ये शेयर खरीदता है और उसका 100% बायबैक में एक्सेप्टेंस आता है तो भी 35-37 हज़ार रुपए के आसपास के उसको प्रॉफिट के तौर पे इसमें सीधे सीधे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, अगर 100% एक्सेप्टेंस होता है तो। लेकिन अगर रिटेल पार्टिसिपेशन आता है और करीब करीब 40 से 50% के आसपास का ही एक्सेप्टेंस रेशियो बनता है तो भी ये दूसरे सिनेरियो के अंदर आपको 8 से लेकर 9% के आसपास का एक रिटर्न जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये उस केस में होगा जबकि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 40% के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप इसमें बायबैक टेंडर नहीं भी कर पाते हैं और आपके शेयर कुछ आपके पास रह भी जाते हैं तो भी आपकी जो कॉस्ट है वो घट के अपने आप ही 3400 रुपए या करीब 3450 रुपए के आसपास हो जाएगी आज के दाम पर, क्योंकि आपके शेयर जो टेंडर नहीं हो पाए हैं उसके बदले टेंडर हुए शेयरों की वजह से आपकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो ये एक बड़ा बेनिफिट रहेगा। और ऑब्वियसली बात है, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा का ज्वेल है, कैश रिच कंपनी है, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इस तरह के फंडामेंटल तो ऑलरेडी सपोर्टिव हैं ही स्टॉक को लेकर। तो TCS का बायबैक जिसका आज पार्टिसिपेशन का आखिरी दिन और 18,000 करोड़ के मेगा बायबैक में 100% या 40% के एक्सेप्टेंस रेशियो के बीच में ये जो बातचीत है वो बाजार के अंदर चल रही है। अब यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ जो कि इस पर टिप्पणी करेंगे, दलजीत कोहली साहब को जोड़िए। दलजीत जी, आप दोनों स्पेसेस बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल में बिल्कुल मौका नहीं मिलना क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी बुरा होगा इस बायबैक का। रिटेल पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या हमारे दर्शक जो TCS होल्ड करते हैं वो इस बायबैक में हिस्सा लें, बाजार से खरीदें 3700 रुपए का और 4500 की अर्जी लगा दें? आपके हिसाब से यहाँ पर कितना प्रतिशत एक्सेप्ट होगा और किस हिसाब से आप इस बायबैक को प्ले आउट होते हुए देखते हैं? शैल जी, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रिटेल को इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए क्योंकि आपको एक शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। जो अभी का भाव है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है और जो कंपनी ने बायबैक प्राइस दिया 4500, तो गैप अच्छा खासा है। तो आपको 8 से 18% के बीच में कुछ अगर 30 से 100% के बीच की एक्सेप्टेंस रेशियो माने तो आप कमा सकते हैं। तो आई थिंक एक तो शॉर्ट टर्म में आपको वो बेनिफिट मिल गया और TCS पे व्यू तो हमारा पॉजिटिव है ही, हम लोग IT पे भी व्यू और दिग्गज IT पे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू है ही। तो आई थिंक 3700 में वैसे भी खरीद के रखने में कोई बुराई नहीं है TCS। और जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो जैसा सुमित ने बोला कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑटोमेटिक कम होगी। इट्स अ गुड थिंग और इसको जरूर फायदा उठाना चाहिए। इसी तरीके की सेम एक्टिविटी KBR मिल में भी हुई है। वहाँ भी हमने अपने सारे क्लाइंट्स को ये रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वो 805 रुपये में बायबैक था और भाव था 670-650 रुपये। तो वहाँ भी एक अच्छा जल्दी पैसा रिटर्न आएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा। तो ये देखिए बात TCS की, आप टेंडर कीजिए और अगर टेंडर नहीं करने की इच्छा है तो ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है TCS की, जिस पर आपने ऑफ कोर्स दाव लगाना ही है। पिछले 3 महीनों में स्टॉक आपके सामने करीब 3-3.5% ऊपर है, 4500 याद रखिएगा। वो अब अपर लिमिट है स्टॉक की क्योंकि उसी पर वो बायबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। रचना वैद्य भी हमारे साथ जुड़ गई है भोपाल से। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आज देखिए शुरुआत तो कार्यक्रम की हमने अच्छी खासी तेजी के साथ की थी, लेकिन अब निफ्टी फिर 17,200 के आसपास अटक रहा है। निफ्टी बैंक में वो जो 400 पॉइंट की बढ़त थी सिर्फ 98 अंकों की रह गई। स्टॉक स्पेसिफिक्स का ही दिन है, तो बताइए इस समय आपने क्या चुना है, क्या ट्रेड लेंगी? जी नमस्कार। और मेरा ये मानना है
कि टुडे डेफिनेटली इज नॉट द डे जब आपको लास्ट ईयर में कोई बेस्ट ट्रेड मिलेगा, क्योंकि सुबह हमने फॉल भी शार्प देखा और उसके बाद रिकवरी का जो पुल बैक मूव था वो भी अच्छा खासा ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। अब जो खेलना है उसमें पॉजिटिव साइड पे तो मैं नहीं कहूंगी, बट नेगेटिव साइड पे फिर भी कुछ काउंटर्स है जिसपे नजर रखी जा सकती है, नॉट नेसेसरली फॉर द लास्ट 1 आवर बट इवन पोजिशनली। और इसका रीजन है कि एडी रेशियो बहुत ही खराब है और इंडिया विक्स अभी भी हायर लेवल पे है। सो नेगेटिविटी के काउंटर्स में एक हम एसबीआई और एसबीआई लाइफ दोनों को ही रख सकते हैं। और अगर एसबीआई के फ्यूचर्स की पहले बात करें तो ये काउंटर अगर 509 तोड़ता हुआ नजर आए, ओनली एंड ओनली देन हम इसको शॉर्ट करेंगे और 514 के ऊपर एसएल लगाएंगे। डाउन साइड पे टारगेट हो सकते हैं 505 एंड 499 और सिमिलर इज द सिचुएशन इन एसबीआई लाइफ एज वेल। यहाँ पे भी अगर 1124-25 का लेवल टूटता हुआ नजर आएगा तो ये काउंटर फर्दर लोअर जा सकता है 1112 एंड 1100 की तरफ। और यहाँ पे ये नेगेटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक फ्यूचर्स के हिसाब से ऊपर वाली साइड पे हम 1145 के ऊपर ना निकले। तो क्या रचना जी, जो स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, मुझे याद है थर्सडे फ्राइडे में इनमें अच्छी तेजी बनती दिखाई दी थी, तो ये चर्न ही हो रहा है मार्केट में कि हर 2 दिन में जहां पर पैसा मिले, स्पेशली इस तरह के वातावरण में, उसे बुक किया जा रहा है? जी डेफिनेटली ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा मल्टीपल डेज तक एक ही डायरेक्शन सस्टेन होता हुआ किसी भी काउंटर में देखें। तो अगर छोटा पैसा भी बना है तो भी एसएल को ट्रेल करके टाइटली रिस्क कंट्रोल करना चाहिए। और जैसा आप बता रहे हैं कि लास्ट वीक इन काउंटर्स में बड़ा मूव आया था, तो ऐसे में तो बुकआउट करना और भी जरूरी है, क्योंकि इन काउंटर्स को अगर आप आज देखें तो वो प्रीवियस डे के हाई को निकाल नहीं पाया है, आज कोई नया हाई नहीं बना है, मतलब कहीं तो उसमें एग्जॉशन नजर आ रहा है। एंड विद द ओवरऑल नेगेटिविटी सराउंडिंग द मार्केट, ये एग्जॉशन बेरिशनेस में भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आ सकता है। एग्जॉशन देखने को मिल रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहे ट्रेड्स, जहां पर मोमेंटम देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, और उनमें प्रॉफिट बुक किया जाए। और देखिए अब तो सिर्फ 2.5 ही बचा है, एक और घंटा पूरा बाकी है ट्रेड का। इस बीच निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, तेजी से टूटा है, 320 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। मुझे याद है 1 बजे के आसपास सिर्फ 40 पॉइंट की नरमी थी और वहां से अब तक आप देखेंगे तो कितना भार बढ़ा है। इनफैक्ट हाई से कितना टूटा है वो डेटा अब सारे इंडाइसेस का लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। मिड कैप इंडेक्स अब 300 पॉइंट के नुकसान पर। निफ्टी पर आते हैं, निफ्टी फिर 17,200 की दहलीज पर आकर खड़ा है। याद रखिएगा आज डे लो हमने 17,070 का देखा था, तो डर है कि क्या हम उतना फिर से फिसलते हुए दिखाई देंगे। होपफुली नॉट। 17,200 गया, 17,199, 98 तक के लेवल से समय देखने को मिले हैं। और निफ्टी बैंक पर भार बढ़ा है। निफ्टी बैंक में मुझे याद है एक समय ऐसा था, हम कह रहे थे कि डे लो से 850 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। अब आप देखिए डे हाई से ये 400 450 पॉइंट का कूल ऑफ दिखा रहा है। इस तरह की भारी वॉलेटिलिटी इस मार्केट में देखने को मिल रही है, जो आप कहते हैं ना कि कंप्लीट रोलर कोस्टर राइड, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और उसमें बस आपकी दिल की धड़कन तेज होती रहती है और कुछ नहीं होता। ये वही मार्केट देखने को मिल रहा है। सारे जो गेन्स थे वो वाइप आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1-2 ट्रेड्स जहां पर मंदी का ट्रेड शायद लोगों ने लिया है, उस पर व्यू फटाफट से लेते हैं। नीलेश जैन, एक तो भेल देखिए 6% नीचे और यहाँ पर अग्रेसिव मंदी की पोजीशंस वायदे में दिखने लगी है। बताइए क्या एक शॉर्ट का कैंडिडेट है? बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, बट मैं कहूंगा आज के लिए थोड़ा सा लेट जरूर हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हल्का सा पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 51, 51.2, तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी फिर से बन सकती है शॉर्ट करने की। निचले स्तरों पर जैसे यहाँ पे 50 का लेवल ब्रेक होगा, मेरा ये मानना है कि गिरावट और गहराती हुई नजर आएगी 48 से 47 तक के लिए। तो अभी भी यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए, कोई भी कॉन्ट्राबैट लेने से परहेज करना चाहिए। मैं कहूंगा 51 के आसपास का पुल बैक यूज करना चाहिए एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। राय BHEL पर आती हुई ऑलमोस्ट 6% का कट और 3 करोड़ 60 लाख शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। हर्षा जी एक बार ज़रा हीट मैप स्क्रीन पर दिखा देते हैं। हम लोग निफ्टी को फिलहाल 17,210 के आसपास ट्रैक कर रहे हैं। ध्यान दीजिए दिन का उच्चतम लेवल जो था वो था 17,350, तो आप मान के चलिए कि 140 अंक कटते हुए दिन के उच्चतम लेवल से आपके सामने मदद करता हुए दिख रहे हैं IT स्टॉक्स। इन्फोसिस
विप्रो आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और आपको मदद मिल रही है फ्रंटलाइन बैंकिंग काउंटर्स। आईसीआईसीआई बैंक खासा चहकता हुआ लगभग 1% ऊपर और इंट्राडे हाई इसका और ऊंचा था। एचडीएफसी बैंक में आपको अच्छा मूव आता हुआ दिखता है। एक्सिस और कोटक बैंक भी आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल निफ्टी की। अलावा इसके आप ज्यादातर हरा निशान देख रहे हैं। इंडेक्स हैवीवेट्स में आपके सामने एलएनटी और आरआईएल दोनों लगभग 1% नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। टीसीएस में आप 2.1% का कट देख रहे हैं। कोल इंडिया, हिंडाल्को और यूपीएल 3-3% नीचे और इसी हिसाब से आप देखिए लीवर में भी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1% का कट आते हुए देख रहे हैं। ये तो फिलहाल बाजार का हाल आपके सामने और 17,200 अब बेड्स के कब्जे में स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। आपको जरा एक अलग सतह पर लेके चलते हैं और आजकल फिलहाल आपके सामने एक ज़बरदस्त कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन और एक हिमालयन और रहस्यमय योगी को लेकर हमारे साथ आज स्क्रीन पर एक नए मेहमान लेकिन बहुत ही पुराने दोस्त आपको जुड़ते हुए दिख रहे हैं। आप है संतोष नायर साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर CNBC-TV18.com के। नमस्कार संतोष जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। हम लोग न्यूज़ रूम में बिल्कुल आसपास बैठते हैं लेकिन अब आपके दर्शन होते हुए स्क्रीन पर। स्वागत आपका। बहुत डिटेल से आपने पूरा ऑर्डर पढ़ा, ये बताइए ये हिमालयन योगी कौन हो सकते हैं? थैंक यू शैल जी। तो सब लोग गेस कर रहे हैं कि ये है कौन और काफी सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सब दे ऑल हैव बीन लुकिंग इनटू इट और अभी तक दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आंसर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास आंसर है। जो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप उसके कुछ पोर्शंस देखें उस ऑर्डर के, तो सेबी ने जो है सिर्फ कुछ हिस्से उस रिपोर्ट में मेंशन किए हैं, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि ये जो भी योगी है उसे एनएससी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका बहुत ही अच्छा पकड़ है। अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो लिस्ट ऑफ प्रमोशंस, रीडेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन चेंज के जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, इसमें काफी सारे जूनियर एम्प्लॉयज तक है। अब कई लोग कह रहे हैं कि ये कोई एक्चुअल योगी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जस्ट एक स्मोक स्क्रीन है, कुछ लोग कह रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो लिंक है कि काफी सारे जूनियर एम्प्लॉयज तक के जो रिकमेंडेशन दे रहा है, उससे मुझे लगता है कि ये कोई है जो एक्सचेंज के अंदर है, उसको पूरा निटिग्रिटी पता है कैसा है और जो ऑपरेशन है उसके बारे में सब डिटेल्स है और बहुत ही स्पेसिफिक एडवाइस दे रहा है। और बहुत सरप्राइजिंग है कि ये पूरा जो मामला सामने निकल कर आया है उस पर बोर्ड ने एक्शन क्यों नहीं लिया और ये फिर जो गंध है फिर कितना पुराना और कितना डीप रूटेड है। एनएससी को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद था, इस विवाद से पहला वो कोलोकेशन वाला मुद्दा था। संतोष, जो आपने काफी क्लोजली ट्रैक भी किया है, कवर भी किया है, क्या आपको लग रहा है वहां पर कुछ तार जुड़ते हुए दिखाई देंगे और किस तरह का यहाँ पर आपको लग रहा है ये कितना बड़ा लीगल केस उभर कर आएगा अगर आप कोलोकेशन स्कैम से इसे जोड़कर देते हैं? क्योंकि काफी समय से हमने देखा था ब्रोकर्स लगातार कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ी है, उस पर एक्शन नहीं लिया गया एंड टू डेट वी आर वेटिंग फॉर अ वर्डिक्ट। इसमें क्या है, अगर आप सेबी के इससे पहले के रिपोर्ट देखेंगे तो उसे देख के ऐसा लगता था कि कोई इंटेंट नहीं है कि इसके तय तक जाए और जो एक्चुअल गुनहगार हैं उन्हें सजा दे। इसमें दो रीजन भी हैं जो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से रेगुलेटर्स को भी थोड़ा दिक्कतों के सामना करना पड़ी होगी इसको सुलझाने में। वो है कि जो आर्किटेक्चर था, जो आर्किटेक्चर एनएससी ने यूज किया था, तो उसे सेबी को ये प्रूव करना था कि इसमें भी कुछ मैलिफाइड इंटेंट थी। बट सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस ब्रोकर्स ने जिस तरह से बेनिफिट किए वो इस तरह से है, जो एलिगेशंस है कि उन्होंने एक्सचेंज के अंदर के कुछ ऑफिशियल के साथ कुछ मिलीभगत थी और उस तरह से उनको पता था कि कौन सा सर्वर कब स्टार्ट होगा, कौन सा सर्वर पे सबसे कम लोड है। अगर आप उस सर्वर पे लॉग इन करेंगे जहां पे लोड कम है तो आपका सौदे जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो उनको पूरी इंफॉर्मेशन थी एडवांस में और ये इंफॉर्मेशन उन्हें अंदर से मिली है। दैट इज दोज आर द एलिगेशंस।
और इस एलिगेशन को सेबी प्रूव नहीं कर सकी कि अंदर से जो एम्प्लॉयज थे उनका हेल्प मिला था इन ब्रोकर्स को। और दूसरी बात जो है कि ये सब ब्रोकर्स लगातार बैकअप सर्वर पर लॉग इन करते रहे कंटिन्यूअस, और वहां पे भी एनएससी का रूल बुक में कोई क्लियर ये नहीं था कि क्या पेनल्टी है, ब्रोकर्स कब लॉग इन कर सकते हैं बैकअप सर्वर में, और अगर लगातार करते रहे तो उसको कोई पेनल्टी है, उसमें भी कोई क्लियर कट रूल्स नहीं था। तो हालांकि सबको मालूम है कि लोग कुछ ब्रोकर्स उस बैकअप सर्वर में लॉग इन करके फायदा उठा रहे थे, बट देयर वाज नो रियल क्लियर रूल्स ऑन व्हाट वर द पेनल्टीज फॉर दैट। सो ये टेक्निकल ग्राउंड पे जो है उस पे कई सारे जो ब्रोकर्स जो इस तरह के एक्टिविटी कर रहे थे उसकी वजह से वो बच गए। मैं आखिर में संतोष आपसे संक्षिप्त में यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोलोकेशन का मुद्दा था और अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट ये योगी वाला किस्सा है। अब पहले क्योंकि आपने कहा सेबी में इंटेंट नहीं था या फिर ऐसे लगा कि फाइनल अंजाम तक इस मामले को नहीं पहुंचाने देना चाहते हैं, लेकिन इस करंट कंट्रोवर्सी से क्या बाकी तमाम चीजें फिर से लाइमलाइट में आएंगी? फिर से वहां पर आपको लग रहा है कुछ इन्वेस्टिगेशन और गहरा होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड एक्सचेंज अगर ये कह रहा है कि हम किसी एक हिमालय में बैठे किसी योगी से राय ले रहे हैं, उससे सलाह मशवरा कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टिगेशन तो काफी गहरी और यहाँ पर इसको आसानी से छोड़ा तो नहीं जा सकता। बिल्कुल हर्षिता, ये जो इसमें पूरा द मेन थिंग है, एक तो है इंटेंट का। इस बार क्या सेबी का इंटेंट है कि ये इस पूरे मामले की तह तक जाए और गुनहगारों को सजा दे? दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इंडिया के जो लार्जेस्ट आईपीओ है LIC, वो अभी लॉन्च होने वाली है, तो काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उस समय पे काफी जरूरी है कि उनका कॉन्फिडेंस हो हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे। ये जो इंसिडेंट से जो हुआ है कि ये काफी इट हैज काइंड ऑफ मेड अ लाफिंग स्टॉक ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इफ आई मे से दैट। तो मुझे लगता है कि इस बार से भी शायद से और मैटर को डीप से इन्वेस्टिगेट करेगी। और जो विसल ब्लोअर्स के रिपोर्ट से, लेटर से, उसमें तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि किस तरह से सेबी अगर वो चाहती है तो एक्चुअली उसको जो कल्प्रिट्स है उनको पिन पॉइंट कर सकते हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि गिवन ऑल द सर्कमस्टांसेस देयर माइट बी अ स्ट्रॉन्गर विल टू गो आफ्टर द कल्प्रिट्स। चलिए, इसी उम्मीदों के साथ नायर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी गहन रिसर्च करी, पूरी रिपोर्ट पढ़ी कई बार, और मेरे साथ ही बैठते हैं न्यूज़ रूम में और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंडरलाइन कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप भी स्क्रीन पर आइए और अपनी नॉलेज शेयर कीजिए। चलिए, और सबसे चर्चित मुद्दा यही है मार्केट में आजकल, क्योंकि हो नहीं रहा है तो यही लोग गैस लगाते रहते हैं कि योगी कौन हो सकता है और उसने कितना यहाँ पर इम्पैक्ट डाला है यहाँ NSE की छवि पर। तो नायर साहब कह रहे हैं कि ये जो योगी हैं अंतर्यामी माने जाते हैं और इन्हें पूरी की पूरी जो NSE की मैनेजमेंट कैडर की लिस्ट है उसका काफ़ी ज्ञान है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और हर्षिता जी, सेलिंग प्रेशर आपको बाज़ार में शायद थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखे, हालांकि हम अब 17,200 के नीचे ही हैं। 78 अंक का लाल निशान, और बैंक निफ्टी आपके सामने 37,660 पर ट्रैक करता हुआ 60 अंक का मामूली सा निशान आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, ऑलमोस्ट आप समझिए 2:48 हो रहे हैं। कोई बढ़िया ट्रेड्स स्क्रीन पर हो तो जिक्र कीजिए, या फिर बताइए क्या व्यू रख रहे हैं बचे हुए आधे पौने घंटे के लिए। जो हर्डल है 17,400 17,450 का, वो ब्रेक नहीं किया। 100 डे मूविंग एवरेज पे आने के बाद वहां पर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो शायद यहाँ से गिरावट थोड़ी और बढ़ेगी। फिर से जो आज के लोज हैं 17,070 के आसपास, वो लेवल्स वापस टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन देखिए, अब ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो गया है, जहां 17,050 के आसपास सपोर्ट है और 17,400 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो इसी रेंज में निफ्टी प्ले करता रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हिंडाल्को में एक सेल कॉल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने फाइनली अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया और उसके नीचे अब लगातार ट्रेड हो रहा है। तो हिंडाल्को में एक सेल रिकमेंडेशन है, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 523 के ऊपर के रहेंगे और नीचे की तरफ 490 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो यहाँ पर कमजोरी का ट्रेड क्लियरली बढ़ता हुआ साफ देखने को मिल रहा है। इंडेक्स प्रेशर में 17,200 फिर से एक्टिव हो चुका है यहाँ पर, और हिंडाल्को की तो हम बात कर ही रहे थे, जहाँ पर एक वीकनेस परसिस्ट करती हुई 3% अचानक स्टॉक में गिरावट आई, और इस समय यहाँ पर सब स्टॉप लूजर्स में इस घंटे के शामिल हो चुका है। दरअसल दिक्कत इस बात से ये भी बढ़ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसे ट्रेड्स पर भी अब पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है। JSPL पर कुछ देर पहले हमने एक मंदी का सौदा पूछा था, और तब बात हो रही थी कि करीब करीब 440 के लिए यहाँ पर आप एक सौदा खड़ा कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए JSW स्टील इस घंटे फिर कमजोर कड़ी बनता हुआ। टाटा स्टील में अब हम देख रहे हैं करीब करीब आधे % तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो JSPL एक तरफ, लेकिन हिंडाल्को में एक मंदी का ट्रेड, JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स सब मुनाफा वसूली की गिरफ्त में तेजी से फिसलते हुए। आशीष चतुर्मोता, आप प्लीज JSW स्टील और टाटा स्टील पर भी एक व्यू दीजिए। मानस ने तो कह दिया कि हिंडाल्को में एक ट्रेड मंदी का दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए JSW स्टील में भी मेरे हिसाब से एक वीकनेस का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर पे 5-6 दिन पहले एक बड़ा सेल ऑफ आया था वॉल्यूम के बाद। उसके बाद स्टॉक 3-4 दिन एक शॉर्ट टर्म रिकवरी के तौर पे बढ़ा, और अब वापस से अपने डाउनवर्ड ट्रेंड को पकड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से वीकनेस थोड़ी गहरा सकती है। 605 रुपए के लक्ष्य JSW स्टील में बनते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 635 का लगाना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कैंडिडेट JSW स्टील का स्टॉक नजर आता है। जहां तक टाटा स्टील का सवाल है, मेरे हिसाब से अभी भी एक साइडवेज ट्रेंड है, तो अगर से वीकनेस कहीं नजर आती है तो वो JSW स्टील मुझे लगता है ज्यादा वीक इस समय मुझे मेटल बास्केट में नजर आता है। ओके, तो टाटा स्टील, JSW स्टील, ये सभी स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, और निफ्टी कोशिश कर रहा है कि 17,200 पर किसी ना किसी तरीके से टिका रहे, लेकिन ये दिग्गज काउंटर्स हैं मेटल्स और कमोडिटी स्टॉक्स जो एक बार फिर बाजार पर प्रेशर बना रहे हैं। तो मार्केट की चाल को यहां पर एक सेकंड के लिए छोड़ते हैं और आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की बात करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हमसे एक्सक्लूसिव बात की है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ उन्होंने देश के ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर बात की। गृह मंत्री ने कहा कि टेररिज्म के मामले में भी सपा और बसपा यहाँ पर काफी ज्यादा राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सपा बसपा काल में आतंकवादी विरोधी कानून हटाकर कड़े केस को हल्का किया गया था। सुनिए ये अंश। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा है। अभी जो है प्रधानमंत्री ने एक टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। नहीं, 11 ऐसे मामले हैं जी सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और UAPA लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और UAPA लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानून लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है, और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते, आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बम ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है, और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का रवैया लचर रहा है। क्या आप मानते हैं कि
मुसलमान लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है। मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे। बड़े राज्य में चुनाव अभी कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट अरे सब मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और भारतीय बाजारों में कभी ऊपर कभी नीचे का ट्रेड साफ बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक अपनी चाल थोड़ी सी सुधारने की कोशिश में 145 अंकों की बढ़त है। वहीं आप देखिएगा निफ्टी जो 17,200 के नीचे फिसला था कुछ क्षण के लिए 17,236 के लेवल्स आ चुके हैं। तो निचले स्तरों से खरीदारी हो रही है, ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली हो रही है। तो ये एक मार्केट जहां पर काफी वॉलेटिलिटी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कई सारे जानकार हैं। एक दो वायदे बाजार के ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। भेल की बात हुई थी जहां पर हमने देखा मंदी के ट्रेड साफ बनते हुए दिखाई दिए थे। अब आप देखिएगा हिंदुस्तान कॉपर में भी कुछ पोजीशंस तेजी से अनवाइंड हुई हैं। दूसरी तरफ आपका IEX जो पिछले हफ्ते एक दिन के लिए चला वहां पर भी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। UPL, HAL जैसे काउंटर्स हैं और हिंडाल्को तो हम चर्चा कर ही रहे थे जहां पर मंदी का ट्रेड बना है। नीलेश, क्योंकि भेल पर आपकी राय ली हमने, हिंदुस्तान कॉपर, IEX जैसे ट्रेड्स पर भी एक बार नजर डालिए। ये अच्छा नीलेश है नहीं हमारे साथ। मानस हो सके तो इन स्टॉक्स पर एक बार व्यू देंगे। हिंदुस्तान कॉपर, IEX जहां पर पोजीशंस आधे घंटे में फिर काफी अनवाइंड होती दिखाई दे रही है। देखिए हिंदुस्तान कॉपर ने तो अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो हर उछाल पे स्टॉक प्रेशर फील करेगा ऊपर के साइड पे, वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए मेरी राय में अपनी लॉन्ग पोजीशन पे हर जो कोई भी बाउंस बैक मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टॉक वापस करीब 103-104 की रेंज में आ सकता है, तो वो लेवल्स आप ध्यान रख सकते हैं। IEX में ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएंगे, तो एक ट्रेडिंग कॉल लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉस 215 रुपए के आसपास के रहेंगे और नीचे 202 रुपए के टारगेट पॉसिबल है। IEX में 200 के टारगेट्स पॉसिबल है, लेकिन हाँ हिंदुस्तान कॉपर में पोजीशंस काफी तगड़ी तरीके से अनवाइंड हुई है, उसका ध्यान दीजिएगा। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे डीलिंग रूम में आज की इस वॉलेटिलिटी के बीच क्या कुछ चल रहा है। लेकिन जो सेविंग ग्रेस इस मार्केट की है वो अभी भी IT कंपनियां बनी हुई है, जिसमें इन्फी, विप्रो है। कुछ देर के लिए हमने देखा पावर ग्रिड में भी अब थोड़ी बहुत खरीदारी इस घंटे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम में आज क्या कुछ चर्चा हो रही है। यतिन, हफ्ता तो एकदम अहम है, वीकली एक्सपायरी नहीं मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता। पिछले हफ्ते हमने देखा क्या हुआ सीमित दायरे में, और आज फिर लगा तो था कि 17,400 के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा या उस तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। डीलर्स क्या कर रहे हैं? सुस्ता रहे हैं डीलर्स, और काफ़ी अगर हम बाजार की बात करें तो वीक ओपनिंग रिकवर करना कोशिश किया, फिर से एक बार हमने देखा है बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट। तो प्रॉब्ली IT स्टॉक्स और सिलेक्ट बैंक्स छोड़ के कहीं भी कोई बड़े ट्रेड्स बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। दो स्टॉक स्पेसिफिकली जो डीलिंग रूम्स आज के सत्र में अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं वो है डाबर। देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंसेज इस वीक हैं, और अगर आप डाबर देखें जो प्रेजेंटेशन उन्होंने ब्रोकरेजेस को दिए हैं, इन्वेस्टर्स को दिए हैं, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ की बात की है, और शायद इसीलिए आज यहाँ इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है डीलिंग रूम्स के हिसाब से। यहाँ पे एक BTST का भी ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। 560 से लेकर 565 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, और लॉन्ग्स आपको वायदे बाजार में भी देखने को मिल रहे हैं। तो डाबर में खास करके लॉन्ग पोजिशंस और प्रॉब्ली सेफ मनी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डाबर के अलावा IT स्टॉक्स में विप्रो की भी बात करें तो रोड शोज जारी हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स को मिल रहे हैं, ग्रोथ का अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली अगर आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर आप थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स देखें अच्छे नतीजे थे, अच्छी कमेंट्री थी, उसके बावजूद IT स्टॉक्स में करेक्शन आया है, और ये करेक्शन का फायदा डीलिंग रूम्स कह रहे हैं इन्वेस्टर्स को उठाना चाहिए,
और शायद यहाँ लोअर लेवल्स पे आपको अगर खरीदारी करने को मिले तो 30 से 40 रुपए का अपसाइड देखने को मिल सकता है विप्रो में भी। ये दो व्यूज जरा एक बार टेक्निकली भी चेक करा लेते हैं। हमारे साथ राजेश सतपुते जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, ऑलरेडी हम लोग लॉन्ग कॉल्स आईटी क्षेत्र में 2 काउंटर्स पर ज्वाइन कर रहे हैं, इन्फोसिस और एम्फोसिस। बताइए विप्रो क्या कहता है आपको चार्ट्स पर 570 का प्राइस? शैल जी देखिए, काउंटर तो डेफिनेटली बढ़िया है और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये 2 बजे का मेरा पिक था और आई वाज एक्सपेक्टिंग एक 565 के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे हम लोगों ने देखा बहुत सारा रेजिलेंस है, बहुत सारा सपोर्ट भी आ जाता है। तो इस लेवल के मद्देनजर रखते हुए मैंने यही कहा था कि ये 565 के ऊपर यहाँ पे क्लियर कट बाय बनता है तो 560 का स्टॉप लॉस, और सामने अगर आप देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली मुझे लगता है इसमें आनी चाहिए ऑन और बिफोर एक्सपायरी, जिसका टारगेट बनता है करीबन 585 से लेके 590 का। साहब, डाबर ही आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत है। यहाँ पर हम लोग लगातार 3 दिन से एक लाल निशान देख रहे हैं और अब आपके सामने 553 पर क्या कहता है स्क्रीन? चलिए डाबर में देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो 540 एंड 550 ये इसका रेंज है जहाँ पे ये सपोर्ट लेता है, यानी कितना भी सेलिंग होता है यहाँ पे एब्सॉर्ब हो रहा है। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है बिटवीन दिस रेंज। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल 553 ये फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, जिसका पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस बनेगा 565 का। सो मैं यही कहूंगा अगर आपके पास पोजीशन है या अगर आपको बनानी है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी एट 545। लॉन्ग साइड का पोजीशन बनी है, मुझे लगता है डाबर एक कॉन्ट्रा बेट यहाँ पे बन के उभर के आ रहा है। तेजी का ट्रेड डाबर 565 पहला टारगेट रहेगा और उसके आगे और चाल मजबूत होने के पूरे आसार हैं। अच्छा, मिड कैप इंडेक्स आपको भले ही 300 पॉइंट नीचे दिखे, लेकिन इस घंटे कुछ स्टॉक्स है जिनमें तेजी की पोजीशंस आने लगी हैं। पनाशिया बायो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये मिड कैप्स का एक आउट परफॉर्मर रहा है। 211 के आसपास का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है, 3% की तेजी, और पिछले 10-15 मिनटों में दरअसल ये मूव बनता दिखाई दिया। इस पर गावा साहब अगर आप हो सके तो नजर डालिए। पनाशिया बायोटेक वॉल्यूम एक्शन अच्छा खासा, करीब 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला इनके 10 डे एवरेज की तुलना में, और स्टॉक अब 3% ऊपर। पर पनाशिया बायोटेक सपोर्ट जोन के आसपास तो है। इस स्टॉक में नॉर्मली कभी कभी सर्किट्स भी लग जाते हैं और पिछले दिनों भी एक सर्किट लगा था। दिक्कत तो यही है, तो 200 का एक स्टॉप लगा चलें और अप ले लें, फिर 240 एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहे हैं। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पनाशिया बायोटेक का वीक ही है। हाँ, अप मिलते रहेंगे, पॉसिबल है। स्ट्रक्चर आपके सामने आता हुआ। हर्षा जी, इस वक्त जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं उसमें सबसे बड़ा गेनर है इन्फोसिस। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक बार और हम लोग राय लेते हैं। आशीष चरमोता साहब ने आपको ऑलरेडी 1740 की यहाँ पर जो ऑप्शन ट्रेड है उस पर अपनी राय दी है, और एक बार ज़रा स्क्रीन पर इसको दोबारा प्रस्तुत करते हैं। आपके सामने प्राइस अब है फिलहाल 1732, 1.5% ऊपर, और एक बढ़िया 25 रुपये का उछाल आपके सामने आता हुआ। गिने चुने स्टॉक्स में आशीष जी जो फिलहाल मजबूती से आपको खड़े दिख रहे हैं, कुछ राय यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, तो शैल जी जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अच्छा 5 हफ्तों में कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने लोअर लेवल पे किया। बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन इन्फोसिस के स्टॉक में बना, और अब अगर से इस बेस फॉर्मेशन पे को मैं देखूं तो इसके प्रोजेक्टेड टारगेट के बेसिस पर 1800 रुपए के लक्ष्य बहुत ही जल्द मैं समझता हूं इन्फोसिस के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। तो 1710 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी की मेरी राय बरकरार रहेगी। 1780 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट की मैंने बात की थी, 1800 के लेवल्स यहां देखने को नजर आएंगे। बट जिस तरह से ये पोजिशनल सेटअप तैयार हो रहा है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पोजिशनली स्टॉक 1860 1870 की ट्रेजेक्ट्री आने वाले कुछ हफ्तों में दिखा सकता है। तो बहुत एक मजबूत कैंडिडेट इन्फोसिस इस समय पे मुझे देखने को नजर आता है पूरे आईटी बास्केट के अंदर। आशीष जी, यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट आखिरी हफ्ते में हैं और सोमवार का भी ट्रेडिंग सेशन समाप्त होता हुआ। मैं बस जानने की चेष्टा कर रहा था कि ऑप्शन अगर आपको देने हैं तो मार्च की एक्सपायरी के देते, या हम लोग मार्च के फ्यूचर्स में यहाँ पर राय बनाए पोजीशन बनाने की, क्योंकि अब तो ट्रेडिंग सेशन ही बहुत कम रह गए, ऑप्शन का तो टाइम वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। तो 1740 की हमने अभी जो कॉल दी वो ये करंट एक्सपायरी की दी, उसको इसलिए दी गई क्योंकि टाइम वैल्यू कम थी और हमें लगता है कि 3-4 दिन में शायद 1760-70 के लेवल आए। बट ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि इसको मार्च सीरीज के अंदर पे भी ध्यान देना चाहिए
और तब 1740 की कॉल ऑप्शन के बजाय मैं थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी 1760 की कॉल ऑप्शन में जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा प्रीमियम महंगा है। तो 1760 की कॉल ऑप्शन जो है वो करीब 40 रुपए पर मार्च सीरीज की ट्रेड कर रही है। वहां पर पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 65 रुपीज के लक्ष्य 1760 की कॉल ऑप्शन मार्च सीरीज की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। करेंटली ये ऑप्शन 40 रुपए 50 पैसे पर इस समय ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। राय आपको आती हुई इन्फोसिस पर। हर्षदा जी, अब 3:06 हो चुके हैं और 3 जो इंडेक्स वेट्स हैं उनमें इन्फोसिस दूसरे पायदान पर, HDFC पर भी राय ले लेते हैं, क्योंकि आप देखिए अब ऑलमोस्ट बाजार बंद होने में 24 मिनट और सुबह से जो गेंस इसने सजोए हैं वो आपको मजबूती से ये काउंटर पकड़े हुए देख रहा है। जोड़ते हैं यहाँ पर मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, HDFC बैंक में आपकी कुछ राय? देखिए, HDFC बैंक ने मेरे हिसाब से तो जो अभी 2 दिन पहले लोज बनाए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है। 1490 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और अब केवल इंतजार करना है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का, जो कि 1535 और 1540 की रेंज में है। एक बार ये रेजिस्टेंस शायद जी ब्रेक हो जाएंगे तब तो शायद आपको 1590-95 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 1500 के नीचे लगाने हैं और ऊपर की तरफ अगर 1540 के ऊपर निकलेगा तब तो बिल्कुल 1590 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। 1600 के काफी करीब HDFC बैंक जाता हुआ दिखाई देगा और काफी दिनों बाद उस तरह के स्तरों के दर्शन फिर होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, मजबूत रहे मार्केट में ये स्टॉक। ICICI बैंक लगे हाथ, इस पर भी व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ सातपुते साहब हैं। ये भी इनफैक्ट एक मजबूत कड़ी है मार्केट की और 200 डे एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ या फिर उसके ऊपर निकला है। बताइए इस पर आपकी क्या व्यू रहेगा? क्या ये भी और मजबूत होगा ICICI बैंक करंट माहौल में? बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 740। अगर मैं फ्यूचर की यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो 740 क्या है, दैट्स 100 DA में। तो मुझे लगता है कि ये 740 का अगर आप बेस यहाँ पे पकड़ के चले, क्योंकि पिछले 3 दिन से इस लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 740। और अकॉर्डिंग टू मी इसका जो पुल बैक है या एक आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली है जो हम पिछले कई दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि मुझे लगता है उसका टारगेट जो होना चाहिए वो करीबन 780-785 का होगा। सो ICICI बैंक लुकिंग एट द ओवरऑल स्ट्रक्चर मैं यही कहूंगा, आप बाय साइड का पोजीशन है, बना ही चाहे तो बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 740 का स्टॉप लॉस। और यहाँ पर भी एक तेजी का ट्रेड, दोनों HDFC और ICICI बैंक आज आधे % से ज्यादा की बढ़त दिखा रहे हैं। अच्छा, पावर ग्रिड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि दरअसल पावर ग्रिड अपने डे हाई पर है। ऐसे दिन जहां पर निफ्टी एक बार फिर स्ट्रगल कर रहा है 17200 के ऊपर टिके रहने में। 1.25% तक का मूव स्टॉक में देखा गया है। मानस, इस पर आप अपना व्यू दीजिए प्लीज। पावर ग्रिड, क्या ये एक फिजिबल ट्रेड रहेगा, कैरी किया जाए कल के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी। फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दे। तो 200 रुपए का इस तरह ध्यान रखिए, 200 रुपए के ऊपर अगर निकले तो खरीदारी करिए। 195 के स्टॉप लॉस है और उस केस में कम से कम 207-208 के भाव देखने को मिल सकते हैं। अब आपके सामने बाजार का जरा एक ओवरऑल सत्र जो है उसको स्क्रीन पर ले आते हैं और फिर शुरू करते हैं मोमेंटम ट्रेड्स का सिलसिला। ध्यान दीजिए, आपके सामने 17,200 के आसपास आज एक भयंकर युद्ध चलता हुआ बेयर्स और बुल्स के बीच में। निफ्टी फिलहाल त्रिशंकु की माफिक बिल्कुल बीच में टका हुआ है। दिन का उच्चतम लेवल था 17,350 और दिन का न्यूनतम लेवल 1770। फिलहाल 17,200 आपके सामने और ये कंट्रीब्यूटरी प्लेट डायरेक्ट साहब अपने आप आपको स्क्रीन पर फायर करते हुए दिख रहे हैं। अब इन्फोसिस की वजह से आपको सबसे ज्यादा मूव आता हुआ दिख रहा है निफ्टी पर। लाइए बैंक निफ्टी को 37,707। हर्षदा जी, हम लोग लगभग 110 अंक ऊपर हैं और आपने यहाँ पर लो देखा है 37,160 का। तो आप मान के चलिए कि लगभग 540 अंक का बाउंस आप देख रहे हैं निफ्टी बैंक पर। और कंट्रीब्यूटरी स्टॉक्स में HDFC बैंक और ICICI बैंक आज कमाल करते हुए निफ्टी बैंक पर। डायरेक्टर साहब, अब ले आइए एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आप जो खासी चहक कम से कम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं वो कहीं पर भी प्रतीत नहीं है ब्रॉडर मार्केट्स में। यहाँ पर आप खासी बिकवाली देख रहे हैं और ये स्टैटिस्टिक्स देखिए। हर्षदा जी, मेरे हिसाब से ये रेशियो हो गया 7 या 21, तो 1:7, मतलब गिरने वाले 7 शेयर और बढ़ने वाला 1 शेयर। डायरेक्टर साहब, यही मंजर जरा FNO में भी दिखा दीजिए। और इंडिया विक्स आपको 23
के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। FNO में आप देखिए बहुत ज़बरदस्त आपको या तो अनवाइंडिंग होती हुई दिख रही है या शॉर्ट्स आपको बनते हुए दिखेंगे। सुबह से यहाँ पर बेहतर हाल, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बेरिश फिलहाल FNO हीट मैप में भी। अब जोड़ते हैं अपनी टेक्निकल मंडली को। सबसे पहले यहाँ पर मानस जायसवाल साहब। जायसवाल साहब, कोई ज़बरदस्ती नहीं और ये पूरे पैनल के लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर ट्रेड ना हो तो कोई बात नहीं, चाय की चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसा लगता हो जो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर काम करता हुआ दिखे कल, तो उसका जिक्र अभी करते हैं। मानस जी, फर्स्ट यू। तो देखिए, एक चीज तो क्लियर दिखती है कि मेटल क्षेत्र में बहुत सारे स्टॉक्स चार्ट्स पे वीक लग रहे हैं और हिंडाल्को की मैंने पहले बात की, अगर एक मोमेंटम ट्रेड लेना हो केवल 1 से 2 दिनों के लिए, तो मैं समझता हूं कि दूसरा मेटल स्टॉक JSW स्टील होगा, जो कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए यहाँ पर एक सेल कॉल लेना है जहां आपके स्टॉप लॉसेस 636 के ऊपर के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ 605 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। में एक मंदी का ट्रेड जिसका जिक्र हमने कुछ ही देर पहले किया, ये फिलहाल एक शॉर्ट की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है। सौदा 625 के स्तर यहाँ पर देखने को मिले। रचना वैद, जब आप आई थी आपने 2 शॉर्ट के ट्रेड्स दिए थे, SBI और SBI लाइफ, इस समय क्या दिख रहा है? जी, हम शॉर्ट साइड पे अपना व्यू बरकरार रखेंगे एंड फिलहाल भी अगेन शॉर्ट ट्रेड है हमारा नाम इंडिया के फ्यूचर्स पे, और इवन ग्रासिम के फ्यूचर्स भी बहुत वीक लग रहे हैं। अगर नाम की पहले बात करें तो यहाँ पे ये काउंटर फ्यूचर्स के हिसाब से जब तक 309 के नीचे रहेगा तब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी और डाउन साइड पे इसका टारगेट हो सकता है 298, 295 एंड 292। 295, 292, 3 ट्रेड्स आपके, एक ही ट्रेड है लेकिन 3 लेवल्स आ गए। पहला आपके लिए 298, वो टूटेगा तो 295 और वो टूटेगा तो 292 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। निपॉन लाइफ की बात हो रही है, निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि, और वहां पर एक मंदी का ही सौदा आपने रखना है। सातपुते साहब को जोड़ते हैं, फिर गावा साहब की तरफ बढ़ेंगे। सातपुते जी बताइए, इस घंटे क्या करेंगे? हर्षदा जी, मैं यहाँ पे स्किप करना चाहूंगा टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन मार्केट देखिए वो जो कि ग्रीन में है, डाउ फ्यूचर ग्रीन में है, तो प्रोबेबली ऐसा है कि ये चॉपीनेस ऐसा ही रहेगा। तो इसे देने के लिए बहुत सारे मंदी वाले भी है, तेजी वाले हैं, लेकिन आज मैं स्किप करना चाहूंगा। सही निर्णय लिया, जब मार्केट में वैसे कोई डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा है तो जबरदस्ती कोई ट्रेड नहीं लेना है। गावा साहब? वेल, शॉर्टिंग आइडिया और वो है ITC, सेफ बेट, 220 का स्टॉप लगाइए, पहला टारगेट रहेगा 215, ITC सेल। 220 का स्टॉप लॉस और 215, यानी कि यहाँ से 2 रुपए नीचे और जा सकता है काउंटर। अचानक वहां पर भी आप देखिए पिछले कुछ 5 मिनटों में बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आशीष चतुर्मोता, सौदा क्या होगा? हर्षदा, कोई नए ट्रेड नहीं, इन्फोसिस और KPR मिल्स, इन दोनों पे मेरा पॉजिटिव रुझान रहेगा। इनको BTST के तौर पे भी देख सकते हैं और थोड़ा पोजिशनली भी, जैसे मैंने कहा दोनों ही स्टॉक्स काफी वेल पोजिशनड है, तो इन 2 स्टॉक्स पे ही मैं समझता हूँ एक लॉन्ग ट्रेड लेकर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है बाजार में ओवरऑल कोई ट्रेंड नहीं है, तो पोजिशन लाइट रखिए, बट इन्फोसिस और KPR मिल्स पर ध्यान लॉन्ग साइड पर दिया जा सकता है। जानकारों से बात हुई, 3 ने मंदी के ट्रेड सुझाए हैं, 2 कह रहे हैं जो ट्रेड्स एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं को होल्ड कीजिए, नया सौदा नहीं देंगे। नीलेश जैन बताइए, आप क्या करेंगे? हर्षिता जी, देखिए मेरा ये मानना है कि बाजार की वॉलेटिलिटी के चलते पोर्टफोलियो को हेज करके चलना चाहिए। हमने विप्रो में लॉन्ग करने की सलाह दी, अब एक शॉर्ट का आइडिया है, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। ओवरऑल अगर इसका पिछले 1.5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो सारे लोज कनेक्ट करें तो एक मेजर नेकलाइन डेवलप होती हुई नजर आ रही है, जिसका ब्रेकडाउन हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे काउंटर ट्रेड हो रहा है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर्स पे सेल क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन 460 के लेवल पे हुआ है, मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ा सा उछाल 458, 460 की ओर आए तो फ्यूचर्स शॉर्ट करके चले। 470 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और निचले स्तर पर 440 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आपने लास्ट हर्षदा जी 460 का देखा था मार्च सन 2021 में, तो समझिए कि 11 महीने का न्यूनतम लेवल आप ग्लेनमार्क फार्मा में आते हुए देख रहे हैं। हम लोग 1, 2, 3, 4 शॉर्ट कॉल्स फिलहाल ट्रैक करते हुए
और 2 लॉन्ग्स इन्फोसिस और केपीआर मिल्स आपके सामने फिलहाल रिपीट करते हुए आशीष चतुर्मोता जी। 3:15 फिलहाल स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कि किसी भी तरीके का वॉल्यूम या मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर कहीं नहीं आ रहा। सर एक सवाल मैं इनफैक्ट आशीष चतुर्मोता और मानस से पूछना चाहूंगी, कंसिडरिंग ये एक वीकली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, आप दोनों ने गौर किया होगा कि लोअर एंड की तरफ अब हम खिसकने लगे हैं। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि 17,300 होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे हफ्ते उसी लेवल के आसपास मार्केट घूमता रहा। आज इस हफ्ते की शुरुआत हम 17,200 के साथ कर रहे हैं, तो एक्सपायरी तक वो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है होल्ड करने के लिए, ताकि जो कॉन्फिडेंस जो कुछ बचा है इस मार्केट में वो बरकरार रहे? मानस आपकी क्या व्यू है? तो सबसे पहले आज का लो ही बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षिता जी। अगर 17,070 के लेवल्स ब्रेक होंगे और कल उसके नीचे निफ्टी ट्रेड होने लगेगा तो उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी कि 16,800 जो कि पिछले लोज हैं वो भी टेस्ट हो और शायद 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 16,700 के आसपास है वो भी टेस्ट हो। और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अब ऊपर 3 हर्डल दिखते हैं हम लोगों को 17,350 से लेकर 17,500 तक। तो जब तक 17,500 के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं दिखाएगा, स्टॉक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा, तब तक आपको कोई बड़े मूव की अब उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए नीचे 17,070 के नीचे बिकवाली बढ़ेगी और 17,500 के ऊपर खरीदारी करने के मौके होंगे। आशीष आपके लिए लेवल्स यही होंगे या फिर कुछ अलग आप पढ़ रहे हैं? देखिए मैं 17,000 को बहुत एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी समझता हूँ और जहां पर पे पुट राइटिंग भी बहुत हमें देखने को मिली थी। अब अगर से ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वीकनेस काफी गहरा सकती है। ऊपर में जैसे मैंने पहले भी कहा 17,450 के पहले कोई डिसाइसिव लॉन्ग पोजीशन निफ्टी के अंदर में या इंडेक्स के अंदर में बनती हुई नजर नहीं आती। तो 17,000 नीचे में बहुत अहम मेरे हिसाब से एक और ब्रेक लेवल के तौर पर मैं इसको इंडेक्स के तौर पर देखता हूँ और 17,450 के पहले कोई एग्रेसिव पोजीशन लॉन्ग साइड पर अवॉइड के लिए भी मैं अवॉइड करना इस समय पर बाजार में रिकमेंड करूंगा। जी हर्षिता जी, एक इंडेक्स हैवी वेट पर मुझे राय लेनी है और वो है HDFC। हम लोग पिछले 3-4 दिन से एक शानदार लॉन्ग ट्रेड राजेश सतपुते साहब की तरफ से आते हुए देख रहे थे और आज यहाँ पर मामूली सा लाल निशान दिख रहा है 24.35। इस ट्रेड को एनालाइज करेंगे यहाँ पर सतपुते साहब ही। राजेश जी, क्या यहाँ पर मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा या यहाँ पर कुछ ये स्टॉक विश्राम करेगा? जी फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक यू, थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन। यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड रहा बाजार में, हालांकि इतना सब मोमेंटम बेरिश था लेकिन HDFC ने परफॉर्म किया। देखिए टेक्निकली जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये 2400-2420 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बेस था और बेस है और आज भी देखिए इसी लेवल के आसपास का लो था। तो यहाँ पे कैच है, तो जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने हमारे कहने पे लिया है, उनके लिए ये एक लेवल इंपॉर्टेंट होगा 2400। तो आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा 2375 का और मैं अभी भी मानता हूं कि इसका जो टारगेट हम लेके चल रहे थे करीबन 2480 से लेके 2500 का टिल एक्सपायरी, तो मुझे लगता है ये अभी भी इंटैक्ट है। और आज का दिन तो कंसोलिडेशन का था, तो मेरे हिसाब से अगर किसी को सिर्फ BTST ही सोचना है तो फिर HDFC क्यों नहीं, तो HDFC लिमिटेड आप लेके जाइए लेकिन स्टॉप लॉस रखे 2400 के नीचे और जैसे मैंने कहा आप इसको एक्सपायरी तक रखे तो इसका टारगेट होगा 2480 से लेकर 2500 से लेकर 2500 एक्सपायरी तक होल्ड करना है ये काउंटर और 2400 आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। आज 2434 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, IT काउंटर्स की हमने इतनी चर्चा कर ली, ऑफ कोर्स इन्फोसिस टॉप फोरफ्रंट पर रहा है, उसमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, टॉप कॉल रहा है। माइंड ट्री में भी थोड़ी बहुत आज हरकत देखने को मिली, वायदे में 50 रुपए का मूव। गावा साहब, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या ये एम्फोसिस इन्फोसिस की तरह थोड़ी सी अपनी चाल को और मजबूत कर पाएगा स्टॉक? एम्फोसिस को है तो साइडवेज जोन हो सकता है, मजबूती आ जाए, 3,150 का टारगेट बन सकता है, स्टॉप होगा 3,000 का। मैं सवाल साइडवेज जोन पर है, बायस पॉजिटिव जरूर है, मैं कहूंगा एम्फोसिस हो सकता है कि आपको मिल जाए। गावा साहब, वैसे सवाल मेरा माइंड ट्री से जुड़ा हुआ था। ओह सॉरी, मैंने एम्फोसिस समझा। माइंड ट्री में इतना क्लैरिटी है नहीं, मैं कहूंगा, बिकॉज जो बार बना हुआ है छोटा बार बना, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आई थिंक अवॉइड कर देना चाहिए माइंड ट्री का। ठीक है, तो 4,000 पॉसिबल है बट इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा। हाँ कोई नहीं, मैं यही पूछ रही थी क्योंकि इन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत निबलिंग आज हुई है, तो क्या ये कन्विक्शन ट्रेड्स में बदल रहे हैं? तो उसका सीधा जवाब है नहीं।
जल्दबाजी होगा इस समय कोई भी ट्रेड लेना। तो घूम फिर के ये 4-5 दिग्गज ही हैं जिन्होंने बाजार को आज दरअसल संभाला है। उसमें ऑफ कोर्स सबसे आगे इन्फोसिस है, फिर आपको आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक दिखेंगे और विप्रो में भी आज हमने देखा थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई दिखाई दी। टाटा कंज्यूमर में थोड़ा सा एक्शन बन रहा था, नेस्ले इंडिया में जाते जाते थोड़ी सी खरीदारी हुई है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कन्विक्शन है नहीं। मारुति एक ट्रेड जी शेल, इस पर मेरी भी नजर गई थी, 8605 के लेवल्स आ चुके हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ पर जो दिन का उच्चतम लेवल था वहां से काफी ये काउंटर रिट्रेस कर चुका है 8722, और आपके सामने अब है 8607 पर %0.5 की वृद्धि, क्योंकि बाजार में अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। इस ट्रेड को एनालाइज ही करवाते हैं। मानस जायसवाल साहब, क्या कह रहा है आपको मारुति चार्ट्स पर? मारुति की जहां तक बात है, एक चीज बहुत क्लियर है, देखिए कि यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है शैल जी, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि अभी हमने कुछ हफ्ते पहले एक ब्रेकआउट देखा 8200 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है 9000 और 8200 की रेंज में, और लगातार 8200 पे सपोर्ट ले रहा है। तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है, इसलिए 8200 के स्टॉप लॉस से मारुति में बनाए रहा जा सकता है। अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो 8800 के ऊपर करिए, और उसके बाद तो शायद आपको 9000 के ऊपर के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, और 9200 तक के स्तर भी आप मारुति दिखा सकता है। चलिए, अब ये फिलहाल आज का हर्षदा जी मेरी तरफ से लास्ट चार्ट चेक था। आपकी इजाजत हो तो एक बार यूरोपियन मार्केट्स, यूएस फ्यूचर्स और भारतीय बाजारों पर नजर डाल लेते हैं और इस सोमवार के ट्रेड को समापन समारोह की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। चल, एक चीज हुई है, जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ा है और हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े हैं, डाउ फ्यूचर्स में जो तेजी थी ना वो भी कम होती हुई दिखाई दी है। बिल्कुल, सुबह में करीब 280 पॉइंट ऊपर था, फिर 260 कार्यक्रम की शुरुआत में हमने देखा था 200 पॉइंट की बढ़त थी। अब आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, तो वहां पर एक गहरा कूल ऑफ देखने को मिला है, कम से कम 100 पॉइंट कूल ऑफ करता हुआ। और नास्डैक फ्यूचर्स जो 100 पॉइंट ऊपर था, अब सिर्फ 16 पॉइंट ऊपर है। ये आप ध्यान में रखिएगा। याद रखिएगा आज अमेरिकी बाजार बंद है। दूसरी तरफ जो भी एक्शन थोड़ा बहुत बना था जर्मनी के मार्केट्स में, वो भी इस समय आप देखिए सिर्फ 28 पॉइंट की बढ़त दिखा रहे हैं। फ्रांस का बाजार तो नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, और फुट्सी में हम देख रहे हैं एकदम शांत कारोबार, करीब करीब 20-26 अंकों तक की बढ़त रह गई है। तो तमाम बाजार कूल ऑफ करते हुए दिखाई दिए हैं। हम अकेले नहीं हैं जो दिन के हाई से हल्के होते हुए दिखाई दिए हैं। अब बस ये हफ्ता लेकिन हमारे लिए ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये ट्रेंड सेट करेगा कि मार्च की सीरीज कैसी रहेगी और यहाँ से आगे की क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मार्च में तो हमारे सर पर एक और पहाड़ है, फेड का एक्शन। जी, चलिए अब यहाँ पर इस ट्रेड को आज समेटने की कोशिश करते हैं। आज हर्षदा जी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉल्यूम्स कुछ काउंटर्स में आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं। टीसीएस पर ध्यान दीजिए, खासी यहाँ पर बाइंग सेलिंग आपको होती हुई दिख रही है। वैसे तो काउंटर 2% नीचे है, और आज जो रिकॉर्ड डेट है बायबैक के लिए फरवरी 23 आखिरी दिन था। अगर आप उस बायबैक में बाजार से खरीद के हिस्सा लेना चाहते थे, 4500 रुपये प्रति शेयर का आप यहाँ पर जो बायबैक होते हुए देख रहे हैं उसकी रिकॉर्ड डेट 2 दिन बाद है। वॉल्यूम आज हर्षदा जी 2684 करोड़ टीसीएस पर। आप टाटा मोटर्स पर वॉल्यूम देख रहे हैं 1100 करोड़ का, यहाँ पर जो प्राइस है वो है 495, और 1100 करोड़ का ही वॉल्यूम आपके सामने आता हुआ दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 2400 रुपये के आसपास ये काउंटर। बाकी इन्फोसिस, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 800 से 850 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है। 4-5 दिनों के बाद वापस बुल्स कुछ काउंटर्स पर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी आप देखिए, उम्मीद है कि अगले 2 या 3 दिन में, क्योंकि पिछले 3 या 4 दिन में गिरावट है, तो शॉर्ट कवरिंग के जरिए आप एक बढ़िया मूव देख लेंगे। ट्रेड्स आप प्रस्तुत करेंगे हीट मैप निफ्टी का। देखते हैं किस हिसाब से आखिरी 2-4-5 मिनट में आपको स्टॉक्स पोजीशन होते हुए देखेंगे। आईटी हर्षा जी आपके सामने हरे निशान में विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक दिखेंगे। टेक महिंद्रा में एक खबर थी, उसके चलते शायद वहां पर बेरिश मूव, और टीसीएस 2% नीचे। तो आईटी का एक अच्छा आप यहां पर समागम देख रहे हैं। लॉन्ग कॉल्स डीलिंग रूम से विप्रो पर आई, यहां पर खरीदारी की राय टेक्निकली आपको देते हुए दिखे राजेश सतपुते जी, और आपके सामने विप्रो पर एक लॉन्ग कॉल वैसे भी दिखी थी। चलिए, इन्फोसिस पसंद आता हुआ आशीष चतुर्मोता जी को, उन्होंने
कंसिस्टेंटली यहाँ पर 2 बजे और BTST के रूप में आपको इन्फोसिस सुझाया है। ICICI बैंक, HDFC बैंक और आप देख रहे हैं खासा मूवमेंट एक्सिस में भी। तो ये 3 बैंक्स मदद करते हुए, और हम लोग मोमेंटम चेक किए थे मारुति में पिछले 2 या 3 मिनट में। बाकी देखिए कहाँ पर परेशानी आपको दिख रही है। मेटल्स, हिंडाल्को और कोल इंडिया 3% से ज़्यादा की वृद्धि के साथ कट के साथ बंद होते हुए दिख रहे हैं। ITC 200 DMA के नीचे है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप 1.5% का कट देख रहे हैं। और ग्रासिम पर आपको बिकवाली की राय आती हुई दिखी है यहाँ पर रचना जी की तरफ से। ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2% नीचे 1700 रुपये के आसपास। हर्षा जी, ये फिलहाल आपके सामने हाल है। और SBI और SBI लाइफ पर भी आपको रचना जी ने सेल कॉल दी है। फिलहाल 17,200 के आसपास आपको निफ्टी समाप्ति देता हुआ दिखेगा आज। हर्षा जी, ये तो हाल है कैश का। फ्यूचर्स में आपने क्या पकड़ा? फ्यूचर्स में कई ऐसे सौदे हैं जहां पर हमने देखा पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, मंदी का सौदा बनता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेंड गिरावट का देखने को मिला तो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा मार खाने वाला ये शेयर है। आज करीब 11-12% टूटा है। भेल पर एक शॉर्ट कॉल आपने सुना था, यहीं पर इसी शो में 5.5% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है काउंटर। हिंदुस्तान कॉपर करीब 5% नीचे। आदित्य बिरला कैपिटल में 4% से ज्यादा का नुकसान। रियल्टी कंपनियों में आपको याद होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक तेजी का कॉल जरूर आया था, लेकिन उसके सामने अगर आप DLF देखेंगे वो 4% टूटा है, तो वो इनफैक्ट टॉप लूजर्स में शामिल है। भले ही मिड कैप में एम्फेसिस, कोफोर्ज जैसे स्टॉक तेजी की तरफ हो, लेकिन बिरला सॉफ्ट में कमजोरी देखने को मिली। एक मंदी का ट्रेड ग्लेनमार्क पर आपको नीलेश जैन ने दिया और देखिए ये स्टॉक करीब 3.5% नीचे, 5% की गिरावट ओपन इंटरेस्ट में भी देखने को मिली है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो पिछले हफ्ते काफी भागा था, वहां पर सौदे कटते हुए दिखाई दिए। IEX में पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी है, नैल्को में पोजीशंस कटती हुई दिखाई दी। तो ये वो सौदे थे जहां पर हमने देखा है ज्यादा मुनाफा वसूली या फिर मंदी के सौदे दरअसल बैठे हैं। लेकिन फेडरल बैंक उस खबर पर कि फेडरल बैंक फेडफीना में कुछ अपना स्टेक 7% का ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। फेडफीना इनकी सब्सिडरी है जिसने अपना DRHP 900 करोड़ के IPO के लिए दाखिल कर दिया है सेबी के साथ। वो स्टॉक आज 2% ऊपर था, 100 के करीब ही आकर टिक रहा है। वायदे में कैश में 100 तक के लेवल्स देखने को मिले। ABB में खरीदारी का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जैसे हम चर्चा भी कर रहे थे, दिग्गजों में विप्रो, इन्फोसिस, मिड कैप्स में एम्फोसिस के स्टॉक में तेजी देखने को मिली। और पावर ग्रिड एक और काउंटर जहां पर 2% की बढ़त बनती हुई 1% तक की बढ़त बनती हुई दिखाई दी है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे बहुत ही छोटे टिकट साइज का मूव देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट भले ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया हो, चाहे वो इन्फो एज हो, मारुति हो या फिर आपका मैरिको और डाबर पर एक डीलिंग रूम चेक भी आया। तेजी की तरफ के सौदे यहाँ पर डीलर्स की ओर से आते हुए दिखाई दिए हैं। तो कुल मिलाकर बाजार की चाल यही थी, एक बहुत ही सीमित दायरे में, और किसी ना किसी तरीके से 17,200 पर टिकने की कोशिश पूरे दिन जारी रही। जी हर्षा जी, फिलहाल समापन समारोह आपकी तरफ है। ये देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो यहाँ पर थोड़ा चिंता का विषय बनता हुआ 1:7। सिर्फ 350 शेयर आपको ब्रॉडर मार्केट्स में आज हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। और वैसे भी आप देखिए आज हफ्ते का पहला दिन है, तो ये एक आपको दिक्कत आती हुई दिख सकती है अगले 2 या 3 दिन में। 7:1 यानी कि गिरने वाले 7 शेयर, बढ़ने वाला सिर्फ 1। निफ्टी बैंक यहाँ पर आज एक बहुत ही शानदार पारी ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से आपको आती हुई दिखी। हरे निशान में ये इंडेक्स खुलता हुआ दिखा। दिन का लो था 37,170 और वहाँ से आप लगभग 500 पॉइंट हरे निशान में बंद होते हुए देख रहे हैं। IT में आज TCS के अलावा आपने अच्छी रंगत देखी इन्फोसिस, विप्रो, एम्फोसिस, कोफोर्ज और माइंडट्री में। और फिलहाल फ्लैट यहाँ पर आपको क्लोज आता हुआ दिखेगा। ध्यान दीजिए दिन का लो यहाँ पर 34,000 था, तो एक अच्छा बाउंस इधर भी इंट्राडे लोज से। मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स में आज खासी बिकवाली आप ब्रॉडर मार्केट्स में देख ही रहे हैं किस हिसाब से यहाँ पर खासा सेलिंग प्रेशर हम लोग देखते हुए दिख रहे हैं। निराशा आज TCS के हाथ लगती हुई 2% नीचे ये काउंटर। ध्यान दीजिए आज आखिरी दिन था अगर आप बायबैक में हिस्सा लेना चाहते थे बाजार से शेयर खरीदने के लिए। रिकॉर्ड डेट फरवरी 23। तो ये हमारे सामने हर्षा जी फिलहाल मूव है। ज़रा टाटा स्टील और दिखा दीजिए डायरेक्ट साहब। एक बात मैं ज़रा बताना चाहता हूँ, F&O में हर्षा जी आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर टाटा स्टील था।
यहाँ पर हम लोगों ने कोई खासा प्राइस एक्शन ना ओपन इंटरेस्ट देखा है, लेकिन आज वॉल्यूम ज़रूर दिखी और वो भी एफएनओ में। कैश में इतना वॉल्यूम नहीं है जितना आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। लगभग आप समझिए 73,230 कॉन्ट्रैक्ट टाटा स्टील में आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। बाजार फिलहाल आपके सामने बंद होता हुआ 17,200 के ऊपर। ठीक 100 पॉइंट नीचे। पिछले हफ्ते हम 17,300 की बात कर रहे थे और इस हफ्ते की शुरुआत हम 17,200 पर समाप्ति करके देख रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, इससे बुरा दिन था आज सुबह में 17,070 के लेवल्स भी देखने को मिले। कुल मिलाकर बाजार यहीं पर टिके हैं ग्लोबल मार्केट्स पर। अब कल देखते हैं सुबह में क्या होता दिखाई देगा। अमेरिकी बाजारों से कोई क्यों नहीं मिलेगा हमें। लेंगे इसी के साथ आप सभी जानकारों से भी इजाजत। नीलेश जैन, आशीष चतुर्मोता, मानस जायसवाल, प्रकाश काबा, रचना वैद और सातपुते जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के मार्केट पर। शेल और मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें होंगी ब्रेक के बाद।